ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हिमांशु अपने ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम केमिस्ट्री के यहाँ पे गेट 2020 से 2025 के दौरान आए हुए सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पे मैं 2020 से आगे को आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूँ। तो 2020 का आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। इसमें आपसे बोल रहा है, देखिए, among the following linear combination of atomic orbital the correct representation of lowest unoccupied molecular orbital of butadiene। अब देखिए भाई, ये तो सिंपल सा है। आपको बस यहाँ पे फ्रॉस्ट सॉरी यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ब्यूटाडाइन में सबसे पहले क्या होता है, आपका साई 1 होगा। ठीक है, 4 आपके पी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इन 4 पी ऑर्बिटल के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, 4 एमओ बनेंगे, पाई एमओ, कुछ इस तरीके से साई 3 और आपका साई 4। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे आपके नोड्स क्या होंगे, यहाँ पे इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे आपका ग्राउंड स्टेट में या जो लोएस्ट स्टेट है यहाँ पे लोएस्ट पाई एमओ है, ये क्या होगा यहाँ पे 0 नोड के साथ होगा इस तरीके से। जब आप ऊपर जाओगे यहाँ पे साई = 2 में नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती है, यहाँ पे नोड्स कितनी होती हैं, जितना आपका साई n है ना, ये n-1 क्या हो जाता है आपका नोड्स नोड्स नोड्स। ठीक है, साई n है तो यहाँ पे n-1 क्या होता है आपका नंबर ऑफ नोड्स हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 नोड थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया, पूरा सिमेट्रिक बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका n = 2 है, इसका मतलब यहाँ पे नोड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी नोड हो जाएगी 1। और नोड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपका वेव फंक्शन क्या होता है, 0 हो जाता है इस तरीके से। या अगर मैं दूसरे टर्म्स में बोलूँ तो कोई वेव फंक्शन अपना क्या करता है, यहाँ पे साइन चेंज करता है एक्चुअल में। देखिए ये पॉजिटिव से निगेटिव आ गया या निगेटिव से आपका कहाँ चला गया, पॉजिटिव चला गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो पॉइंट होते हैं इन्हें बोला जाता है नोडल पॉइंट्स। और यहाँ पे क्या होता है, वेव फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। अब देखो यहाँ पे एक नोड है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखिए एक नोड इस तरीके से यहाँ पे लगा दो, इधर वेव फंक्शन पॉजिटिव रख लो, इधर आप क्या कर लो, निगेटिव रख लो। फिर उसके बाद देखिए साई 3, ये साई 3 है, तो यहाँ पे नोड्स कितनी हो जाएंगी, 2। तो कुछ इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, देखो प्लस नोड आई तो साइन चेंज, माइनस माइनस, फिर नोड चेंज, प्लस। फिर उसके बाद देखिए साई 4 है, 3 नोड होंगी, तो पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा नोड, और यहाँ पे ये चौथा आपका ऑर्बिटल आ गया। प्लस नोड के बाद साइन चेंज, माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, ये लीजिए। अब आपसे बोल रहा है भाई यहाँ पे आपका इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब देखो यहाँ पे आपके क्या है, देखिए इन चारों ऑर्बिटल में यहाँ पे क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 2 इसमें आ जाएंगे और 2 इसमें आ जाएंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ पे होमो, और ये हो गया जनाब आपका यहाँ पे लूमो। ठीक है, ये लीजिए लूमो का आपसे यहाँ पे इसने ऑर्बिट मतलब कौन सा वाला उसे रिप्रेजेंट करेगा ये पूछा है। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, ये देखो पॉजिटिव है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट, यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि पहला नोड आपका ये रहा, फिर निगेटिव ही है यानी कि नोड नहीं है, यहाँ पे फिर साइन चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, दूसरा नोड हो गया। इसका मतलब ये जो ऑप्शन ए है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 2 नोड यानी कि साई 3 को। और साई 3 तो आपका क्या है भाई, यहाँ पे लूमो है, दैट्स वाई ए इज द राइट आंसर। अब इसके बाद अगर आप दूसरा वाला देखोगे, इसमें देखिए पहले पॉजिटिव है, निगेटिव पहला नोड, फिर उसके बाद देखो पॉजिटिव से फिर निगेटिव दूसरा नोड, फिर निगेटिव से फिर पॉजिटिव तीसरा नोड, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका यहाँ पे, साई 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे निगेटिव आ गया, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव है, ये आपका क्या है यहाँ पे नोड है, फिर निगेटिव से निगेटिव है, यानी कि आपका नोड यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका साई 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे देखो कभी भी साइन चेंज आपका हो ही नहीं रहा है, यानी कि 0 नोड का केस है, दिस इज योर साई 1। ठीक है, तो इस केस में आपसे यहाँ पे लूमो पूछा था, इसलिए हमने ऑप्शन ए टिक किया। अगर यहाँ पे आपसे होमो पूछता तो हम साई 2 वाला यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे टिक करते हैं। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये आपका अगला सवाल है। इसमें आपसे बोल रहा है, देखिए हाइड्रोजन लाइक रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 3s ऑर्बिटल इज गिवन बिलो वेयर। आपको यहाँ पे रो की वैल्यू भी दी हुई है। आपसे बोल रहा है एटॉमिक नंबर यहाँ पे z है और r है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस यहाँ पे क्या आपकी r है। अब देखो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि पोजीशन ऑफ रेडियल नोट क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात है यार, ये जो पोर्शन है ये तो आपका क्या होता है यहाँ पे
एंगुलर नोड की पोजीशन बताता है, मतलब एक्चुअल में सही बताऊं तो ये भी नहीं बताता है, इसके पीछे जो आपका कॉज या साइन वाले टर्म होते हैं वो यहाँ पे क्या बताते हैं, आपका रेडियल पोजीशन को यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसके पीछे आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो टर्म है ना, ये आपका क्या है, रेडियल पार्ट को डिनोट कर रहा है, तो रेडियल नोड के केस में ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे से आप सिंपली क्या लिखोगे, देखिए 6 माइनस 2 इंटू रो प्लस रो स्क्वायर डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 0। यहां से आपका 9 छक्का 54 हो गया ये, प्लस सॉरी माइनस 9 9 दूना 18 रो प्लस यहाँ पे रो स्क्वायर, टोटल डिवाइड में 9 आ गया, उसको मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद इसे 0 कर दूंगा, ये लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये बन गया आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रो स्क्वायर माइनस 18 रो प्लस 54 इक्वल टू 0। ठीक है, आपने देखा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होता है तो इस केस में x की वैल्यू आप बहुत आसानी से निकालते हो, माइनस बी प्लस माइनस ए अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब देखो इस केस में आपका x की जगह किसने ली हुई है, इस केस में रो ने x की जगह ली है, a की जगह पे यहाँ पे क्या आपका 1 है। ठीक है, b की जगह पे यहाँ पे क्या आपका देखो 18 है। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो यहाँ पे रो स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे आपका रो आ गया, और c की जगह पे यहाँ पे क्या आपका 18 है, सॉरी 54 है। बस मामला यहाँ पे खत्म हो गया, रो इक्वल टू आपका क्या आ गया यहाँ से माइनस बी यानी कि 18 प्लस माइनस फिर क्या आपका यहाँ पे बी स्क्वायर, बी क्या भाई आपका 18, 18 का स्क्वायर हो गया आपका 324 माइनस 4ac। अब देखो a की वैल्यू तो 1 है, यानी कि 4 गुणा 54, 50 चक्को 200 हो गया आपका, और 4 चक्को 16, यानी कि वैल्यू आ गई आपकी 216 डिवाइड अपॉन 2a। अब देखो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है, तो ये क्या हो गया डिवाइड बाई 2 हो गया। तो यहाँ से आपका रो क्या आ गया, देखिए 18 प्लस माइनस, अब देखो जब आप इसे घटाओगे यहाँ पे तो ये डिफरेंस कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे अंडर रूट 108 का। तो यहाँ पे से आपकी रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे पहले देखिए रो इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से, ये हो गया आपका 9, ठीक है, प्लस माइनस अगर आप 108, ठीक है 25, हाँ आप यहाँ पे से क्या करो ना, 4 कॉमन ले लो। देखो 4 जब आप यहाँ से कॉमन लोगे तो देखिए 4 दूनी 8 और घटा के आ गया ये 2, 27, तो 27 गुणा 4 आपका कितना होगा, 108 होगा। ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका रूट 27। अब इसको मैं और सिंपलर तरीके से लिखूँ तो रो इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 9 प्लस माइनस, यहाँ पे देखो रूट 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 रूट 3 भी लिख सकते हो। ये लीजिए भाई रो की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि हमें निकालनी है आर की वैल्यू। ठीक है, नोड का मतलब रेडियल नोड का मतलब यह है कि जहां पे आपका क्या हो भाई, यहाँ पे आर वाला जो फंक्शन है ना ये वाला, इसमें आपका ये चीज यहाँ पे 0 जहां पे हो रही है, ठीक है, ये पॉइंट हमें बताने हैं। ठीक है, ये लीजिए जहां पे आपका आर क्या हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रो की वैल्यू नहीं, हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ आर। तो अब आप इस रो की जगह पे क्या रख दो, 2ZR बाई ए नॉट, तो 2ZR बाई ए नॉट इक्वल टू आपका आ जाएगा 9 प्लस माइनस 3 रूट 3। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 9 प्लस माइनस 3 रूट 3, तो आर की वैल्यू यहाँ से आपकी हो जाएगी 9 प्लस माइनस 3 रूट 3 इन ब्रैकेट ए नॉट यहाँ चला गया ऊपर और डिवाइड में आ गया आपका 2Z। ठीक है, तो अब जब आप इसे मैच करोगे तो ये आपका देखो कुछ हद तक 9 प्लस माइनस 3 रूट 3 डिवाइड बाई 2Z, ये आपका क्या हो गया यहाँ से राइट आंसर हो गया। यहाँ पे यूनिट्स ऑफ ए नॉट बोल रखा है तो ए नॉट को यहाँ से इसने हटा दिया है। ठीक है, ए नॉट्स की यूनिट में आपसे इसने पूछ लिया तो इसलिए यहाँ पे ए नॉट को हटा दिया है इसने। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में आपको इस पोर्शन को 0 करना था और यहाँ से आपको आर की वैल्यूज निकालनी थी, किस पर्टिकुलर आर की वैल्यू पे आपका जो रेडियल फंक्शन है वो आपका यहाँ पे 0 होगा। दैट्स इट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, अगेन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये बोल रहा था परसेंटेज एरर, द परसेंटेज एरर
राउंड ऑफ टू 2 decimal places in the ground state energy of a particle in 1D box of length a described by a trial variation function phi फाई से क्या कर रहा है, निकाल आपको ग्राउंड स्टेट के लिए एक वेव फंक्शन दे रखा है, ये लीजिए एक्स ए माइनस एक्स। अब देखिए एक्चुअल में है क्या ना, वेरिएशन थ्योरम आपका क्या बोलती है कि कई बार भाई हमारे जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो प्रॉपर जो आपका वेव फंक्शन होता है उससे सॉल्व हो नहीं पाती है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए हम कोई वेव फंक्शन मान लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पार्टिकल है ना 1 डायमेंशनल बॉक्स के लिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट के लिए ये वेव फंक्शन मान लिया है। ठीक है, ये कुछ देखिए इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा आपका। ठीक है, ये है आपका, कैसे देखो जब आप x को 0 रखोगे तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज को इंटू करोगे 0 होगा। जब आप x को a रख दोगे तो उस केस में ये वाला पोर्शन आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे a आ गया भले ही, लेकिन a माइनस ए 0, तो उस केस में भी ये 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये फंक्शन आपका बनेगा। तो कुल मिला के ये इसने आपको ग्राउंड स्टेट का ट्रायल वेव फंक्शन यहाँ पे दे दिया। अब वेरिएशन थ्योरम बोलती क्या है आपसे, आपको यहाँ पे निकालना क्या है, देखो सबसे पहले हाँ, आपको परसेंटेज एरर इन ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालनी है। अब देखिए आपसे जो वेरिएशन थ्योरम होती है आपकी वो बोलती है, देखिए जो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आएगी जिसे मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस ये क्या बोलता है भाई, यहाँ पे एक इसके बराबर होती है फाई हैमिल्टोनियन फाई, और इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फाई फाई। ठीक है, और ये ऑलवेज जो आपकी वेरिएशन थ्योरम से जो एनर्जी आती है वो ऑलवेज क्या होती है यहाँ पे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी से क्या होगी, हमेशा आपकी ज्यादा होगी। और देखो ग्राउंड स्टेट की जो ट्रू ग्राउंड स्टेट एनर्जी है, ट्रू ग्राउंड स्टेट एनर्जी कहाँ से निकली, जो आपका एक्चुअल वेव फंक्शन था। ठीक है, साई इक्वल टू √2/L, हालांकि अगर नहीं भी पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन पाई एक्स बाई एल, इससे जो आपकी एनर्जी निकलती है वो आपको यहाँ पे दी हुई है, ये लीजिए। तो ट्रू एनर्जी यानी कि ई नॉट तो आपको यहाँ पे कितना दिया, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ई नॉट आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है h² / 8 ma²। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमें निकालनी है, फिर हमें इनका मतलब कितना परसेंटेज चेंज आया। अब देखो परसेंटेज चेंज क्या होगा, एक्चुअल में देखिए यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्या होगा, जितनी ये एनर्जी आपकी आई ई नॉट माइनस जो एक्चुअल एनर्जी थी ये डिफरेंस। अब मैंने इसको आगे इसलिए रखा ना क्योंकि ये ऑलवेज आपकी क्या होती है, बड़ी होती है, इसलिए मैंने इसको आगे रख लिया। डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा ई नॉट। अब देखो परसेंटेज निकालना, ये तो रिलेटिव क्या हो गया यहाँ पे, रिलेटिव चेंज हुआ है एनर्जी का, कि कितना यहाँ पे डिफरेंस आया विद रिस्पेक्ट टू दिस ट्रू एनर्जी। अब जब आप यहाँ पे परसेंटेज निकालोगे तो आप इसे 100 कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, अब देखो भाई इसकी वैल्यू तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, देखो ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे मैं लिखता नहीं हूँ। ठीक है, अब मैं इसको निकालने की यहाँ से कोशिश करता हूँ। देखो इसका मतलब यहाँ पे है क्या, पहले आपको ये समझना है। देखिए ठीक है, इसका मतलब ये है यहाँ पे कि आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे 5* h5 d फ्रॉम 0 to a, ये आपको निकाल लेना है। अब देखो ये निकाल, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, आपको यहाँ पे इसका हैमिल्टोनियन ऑलरेडी पता है कि क्या होता है भाई, h इक्वल टू -h² डिवाइड बाई 2m। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या होता है d2/dx²। ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको निकालने के लिए नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। देखिए देखो आपको वेव फंक्शन क्या दिया है, x a माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसका कॉन्जुगेट, इसमें कोई आपका इमेजिनरी टर्म है नहीं, तो कॉन्जुगेट भी यही होगा। तो जो मैं 5* की बात कर रहा था, इस केस में 5* और 5 क्या हो जाएंगे, एक जैसी हो जाएंगे। अब देखो बीच में आपका क्या आ गया, यहाँ पे ये फंक्शन आ गया माइनस, सॉरी ये ऑपरेटर आ गया -h²/2m d/dx, ये लीजिए। और पीछे आपका अगेन क्या आ गया, यहाँ पे x a माइनस एक्स, ये लीजिए। और आगे इसका क्या आ गया, इंटीग्रल आ गया 0 to a, ये लिए। अब इसको निकालना है हमें। देखो -h²
बाई 2m, तो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ये लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 0 से a ये हो गया, इसको मैं थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ एक्स ए, और इसको मैं लिख देता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर आगे वाले को। पीछे आपको क्या करना है, ये टर्म मैंने बाहर ले लिया ऑलरेडी यहाँ पे, ये देखो। अब देखो आपको इसका 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये एक्चुअल में है क्या आपका एक्स ए माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप पहली बार इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा आपका ए माइनस 2x, ठीक है, ये लीजिए। फिर आप दूसरी बार इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका -2। तो यहाँ पे अब इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे से देखिए इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से -2, जो कि क्या है भाई एक कांस्टेंट है। इसको मैं यहाँ से अगेन क्या लाऊंगा, बाहर लेके आऊंगा। इसको मैं अगेन क्या लाऊंगा, इस इंटीग्रल से बाहर ले आऊंगा, तो ये हो गया +2, और 2 से आपका ये 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। ये हो गया आपका h²/m। और अब यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा इसका, सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, ये क्या हो जाएगा आपका x²/2, और a तो है ही, a आपका बाहर, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ गया 0 से a, माइनस ये क्या हो गया आपका x³/3 0 से a, ठीक है, ये लीजिए। इसको मैं ऐसे वाला बना देता हूँ। अब देखो इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका h²/m। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका a²/2, पीछे तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया आपका, ये टर्म हो गया आपका देखिए a²/2 -0, तो 0 वाला टर्म तो आप हटा दो, किसी भी चीज़ से 0 घटाने का कोई मतलब नहीं है, आगे इनटू है, तो ओवरऑल ये हो गया आपका a³/2, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे माइनस का माइनस लिख दिया मैंने, और ये क्या हो गया आपका a³/3, 0 वाले टर्म 0, अब देखो किसी भी चीज़ में से 0 घटाओगे कोई मतलब उसका है नहीं, तो अगेन ये क्या हो गया आपका a³/3 हो गया, ये लो। तो यहाँ पे से जब आप देखोगे भाई, आपका फाइनली ये क्या बन जाएगा h²/3 दूनी 6, तो 6m में इसे लिख लेता हूँ। अब देखो 3a³ - 2a³, यानी कि ये आपका क्या हो गया, देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम लिया 6, ठीक है। अब देखो 2 से ये 3 हो गया 3a³ माइनस ये क्या हो गया 2a³, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया इसका a³ आ गया, ये लीजिए भाई। ऊपर का जो टर्म था, ऊपर का इंटीग्रल हमने सॉल्व किया, ये आया, ठीक है। तो यहाँ पे से आपका ये पूरा e का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप देखो इसकी वैल्यू जो हमने कहाँ पे निकाली है, यहाँ पे निकाली है, देखो क्या है h²/, h को भी आप क्या लिखते हो h/2π लिखते हो, तो ये हो जाएगा आपका h²/4π², ठीक है, ये लीजिए। उसके बाद आपका a³ है, इधर नहीं इधर a³, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, देखो यहाँ पे a³ हो गया, डिवाइड में आपका 6m है, ये है आपका 6m, ठीक है। अब देखो डिवाइड में आपका क्या आएगा, ये डिवाइड वाली वैल्यू तो अभी हमने रखी नहीं यहाँ पे, इसको अब मैं यहाँ पे रखूंगा, तो ये हो जाएगा आपका a⁵, और ये जो नीचे है, यहाँ जो नीचे आएगा वो फाइनली ऊपर चला जाएगा 30, ये लो भाई आपका इसका वैल्यू ये निकल आया। इसको जब आप फाइनली सॉल्व करोगे यहाँ से, तो आपका e की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे 6 से ये 5 बार कट गया, ठीक है। और ये देखो a³ से ये कितनी बार कट गया, 2 बार, तो आपका ये वैल्यू कितना आ गया 5h² डिवाइड में ये हो गया आपका 4π², और यहाँ पे आपका ma², ये लीजिए भाई। अब मैं इसको ना थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो इसको मैं थोड़ा कलर भी चेंज करता हूँ, जिससे आपको चीज़ें यहाँ पे दिखे एक्चुअल में। देखिए इसको मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, ये हो गया 10, और नीचे आपका क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है, 10/8 हो गया, ठीक है। ये π² को मैं थोड़ा देर के लिए आगे लिख लेता हूँ, और अब देखो मैंने इसे क्या लिख लिया ma²। देखो मैंने एक्चुअल में किया क्या, मैं आपको एक बार क्लियर कट बताता हूँ। मैंने इस इक्वेशन में ऊपर इसे लिख दिया 10h² डिवाइड में 8π² ma², ठीक है। अब देखो इसी को अगर आप चाहो तो थोड़ा और बढ़िया तरीके से कैसे लिखोगे, 10/π² को आप आगे लिख लो, और इसको लिख लो h² डिवाइड में आपका 8ma², ठीक है, ये लो। तो ये क्या निकल के आ गया आपका यहाँ पे का e एवरेज, ये आपकी यहाँ पे वेरिएशन थ्योरम के थ्रू जो आपकी एनर्जी निकल के आ रही है वो इतनी आ गई। अब हमें निकालना क्या है यहाँ पे, परसेंटेज
एरर निकालना है तो परसेंटेज एरर के लिए अब देखो मैं आपको फिर से यहाँ पे आगे की ओर लेके जा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या बोला, परसेंटेज एरर निकलेगा आपका यहाँ पे ई माइनस ई नॉट डिवाइड बाई ई ट्रू इंटू 100। ये कितना था आपका यहाँ पे देखो, ई बार आपका आया था 10/π²। ठीक है, यहाँ पे इसमें क्या था, h² डिवाइड बाई 8ma²। ई नॉट कितना था आपका, ई नॉट तो आपका था ही h² डिवाइड बाई 8ma², और डिवाइड में ई नॉट फिर से h² 8ma² इंटू 100। ठीक है, जब आप यहाँ से h² ये कॉमन ले लोगे आपका कितना हो जाएगा 10π² माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे कॉमन क्या आ गया आपका h² 8ma² डिवाइड में आ गया आपका h² 8ma²। तो इससे ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपका फाइनली यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई π² माइनस 1 इंटू 100। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैं आपके सामने कैलकुलेटर से सॉल्व कर भी देता हूँ इसे। 10 डिवाइड पाई पाई है कहाँ इसमें, चलो 3.14 लिख लेता हूँ। 3.14 डिवाइड 3.14, तो आपको फिर ऐसे पूरा वैल्यू लेना पड़ेगा भाई आपको। 10 डिवाइड पाई। ठीक है, एक बार ढूंढ लेता हूँ जल्दी से। ये रहा π² माइनस 1। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये यहाँ पे निकल के आ जाएगी आपकी 0.01318। ठीक है, ये लीजिए। और जब आप इसे 100 से गुणा कर दोगे, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी फाइनली यहाँ पे से निकल के आएगी 1.318%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इतना आपका एनर्जी क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। मतलब आपकी ट्रू एनर्जी अगर मान लो 1 आ रही थी, ठीक है, या ट्रू एनर्जी आपकी देखो हमने यहाँ पे देख भी लिया, या मान लो ट्रू एनर्जी अगर आपकी 100 थी तो उसमें आप इतना जोड़ दोगे। ठीक है, 100 प्लस 1.318, ये आपकी क्या है, वेरिएशन एनर्जी के थ्रू यहाँ पे एनर्जी आई, वेरिएशन जो आपका मेथड है उसके थ्रू, और ये आपकी ट्रू एनर्जी। ठीक है, ये इसका मतलब है कि यहाँ पे इतना परसेंट आपका ज़्यादा आ रहा है एनर्जी का, तो ये आपका परसेंटेज एरर हो गया। ठीक है, आई होप आपको फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराया है। ओके, अब देखिए भाई ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन आर्गन एटम जिसका मास आपका 40 AMU है, ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ का तो सीधा सा फॉर्मूला होता है भाई। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है आपकी, h/मोमेंटम। ये लो, ये फॉर्मूला बस आपको यहाँ पे लगा देना था। अब देखिए इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, रो इक्वल टू क्या ना, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट और डिवाइड में m इंटू वी। मास आपको दे ही रखा है 40 AMU, इसको आपको kg में कन्वर्ट करना होगा। तो सबसे पहले ग्राम में 40 AMU का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका ग्राम हो गया। ठीक है, अब इसको kg में कन्वर्ट करोगे तो वापस 1000 से आपको डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 60.0 ना 40 ये इंटू 10⁻26, क्योंकि आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, दिस इज kg। ठीक है, क्योंकि आपको SI यूनिट्स में चलना है। अब देखो ये V भी आपको दिया है यहाँ पे कितना है, 250 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा आपकी किस में आ जाएगी, यहाँ से मीटर में आ जाएगी, लेकिन आपको निकालना है यहाँ पे पिकोमीटर्स में। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 6.625 गुणा 10⁻−34 डिवाइड में क्या आपका 250 इंटू 40, फिर ऊपर ही लिख लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻26। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा आपका मीटर हो जाएगा। अब देखो जब आप इसे और सॉल्व करने जाओगे आगे, तो ये हो गया 6.626 इंटू 6.022, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 10⁻−8। अब देखो पिकोमीटर का मतलब होता है 10⁻12 मीटर।
तो मैं यहाँ पे सीधे इसे 10 की पावर -12 कर लेता हूँ। 10 की पावर -12 करने का मतलब यह है कि अगर मैं इस 10 की पावर -4 यानी कि मैं यहाँ पे 10,000 से इसे इंटू कर दूं, तो वो अभी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 12, ठीक है, ये लीजिए। अब देखो यहाँ पे मैं इसे 250 और 40 से तो यहाँ पे डिवाइड करूँगा ही। तो एक बार देख लेते हैं भाई यहाँ पे अब आपका क्या वैल्यू आने वाला है। देखो, इससे आप इसको कट कर दो, इससे आप इसको कट कर दो, तो अगेन ये वैल्यू आपकी थोड़ा और सिंपल हो जाएगी। 6.62 दो आगे ले जा लेते हैं, 626 इंटू 6.022 डिवाइड में आपका आ जाएगा यहाँ पे 25 चक्को कितना हो गया आपका, फिर से 100 हो गया ये, ठीक है। ये लीजिए, गुणा 10 की पावर -12 मीटर। अब इस 10 की पावर -12 को हटा के आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, पीको मीटर लिख सकते हो। और ये वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी थी। एक बार देख लेते कितना आता है आपका, 6.022 गुणा 662.6, तो ये आ गया आपका 3990। और उसको अब देखो मैं लिख देता हूँ इधर, ये आ जाएगा आपका 3990 डिवाइड बाई 100, यानी कि वैल्यू आपकी फाइनली निकल के कितनी आ जाएगी, लैम्डा यहाँ से 39.9 पिकोमीटर यहाँ से निकल आएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 39.9 हो जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको अगेन यहाँ पे क्लियर हुई होगी, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन उतने टफ नहीं थे, ठीक है। ये तो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, क्लास 12th में भी आता है। एक क्वेश्चन अभी तक मैं बोलूँगा जो आपका कहाँ से आया था, वेरिएशन थ्योरम से आया था, वो थोड़ा सा आपका नेट गेट लेवल का क्वेश्चन था। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन बोल रहा है भाई। एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की क्या होती है, 3-4 कंडीशन आपकी, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, उसके अलावा क्या होना चाहिए यहाँ पे, सिंगल वैल्यूड बोल दिया आपने, कंटिन्यूस बोल दिया आपने, उसके अलावा बाउंड्री कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरीके की आपकी 3-4 कंडीशन होती है, तो उनको फॉलो करना चाहिए। अब देखो, इवन और ऑड की तो कोई बात ही नहीं होती। इवन फंक्शन बोलते किसे हैं, देखिए जैसा आपका क्या है, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया यहाँ पे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, दिस इज अ इवन फंक्शन। इसके अलावा जैसे आपका y इक्वल टू क्या आपका cos x है, cos x भी क्या होता है आपका इवन फंक्शन होता है। अगर ऑड फंक्शन की बात कर दूँ तो इसका मतलब क्या होता है, f माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है आपका माइनस एफ एक्स हो जाता है। जैसे कि इसका सिंपल सा एग्जांपल है, y इक्वल टू आपका क्या है साइन x है। तो आपने साइन x भी देखा होगा कहाँ पे, साइन x आपने पार्टिकल इन 1D के पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स या पार्टिकल इन जो आपका 3 डायमेंशनल बॉक्स होता है वहाँ पे ये आपका वैलिड होता है। उसके अलावा एक्स स्क्वायर वाला तो अभी हमने देखा था, एक्स स्क्वायर वाला भी हमने कहाँ पे देखा, जो आपका ये वेरिएशन थ्योरम वाला था वहाँ पे भी हमने देखा। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा, देखिए एसएचओ में जो फंक्शन आता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से जो आप डिफाइन करते हो, ये भी आपका क्या है, देखो एक सिमेट्रिक फंक्शन है। उसके अलावा y इक्वल टू ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर जो आप करते हो, ठीक है, ये भी आपके क्या सिमेट्रिक फंक्शन, तो ये आपके क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। इनकी मतलब ये कोई क्राइटेरिया नहीं है एक्सेप्टेबिलिटी का, ठीक है। अगर ऑड है तब भी एक्सेप्टेबल है, इवन है तब भी एक्सेप्टेबल है, ये आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको ये चीज पता होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, सिंगल वैल्यू का मतलब किसी एक पर्टिकुलर y पे x की सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज करो, जैसे साइन x है आपका, साइन x क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका क्या होता है, लगातार मूव कर रहा होता है। तो साइन x की अगर आप देखोगे ना, इस पर्टिकुलर आपकी देखिए y पे, अगर आप इस पर्टिकुलर x पे देखोगे, इस y की देखिए क्या वैल्यू आएगी, ये आएगी। इस पर्टिकुलर x पे आपकी y की वैल्यू आएगी। तो हर एक x के लिए आपकी क्या है, y की यहाँ पे वैल्यू आ रही है, और एक ही वैल्यू आ रही है। देखो इसके करस्पॉन्डिंग y की एक वैल्यू है, मतलब कहीं पे ऐसा नहीं है कि देखिए भाई ये आपका ग्राफ है, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पर्टिकुलर x के लिए y की यहाँ पे एक वैल्यू ये होगी, एक वैल्यू ये होगी। तो इसमें दिक्कत क्या आती है ना आपकी एक्चुअल में, अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालने जाओगे, साई स्क्वायर निकालने जाओगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक साई स्क्वायर आएगा, एक प्रोबेबिलिटी इसके करस्पॉन्डिंग आएगी, एक प्रोबेबिलिटी इसके करस्पॉन्डिंग आएगी। और एक ही पार्टिकल की आप दो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे बता सकते हो भाई, ये बिल्कुल भी आपका क्या होगा, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये क्या होता है आपका अनएक्सेप्टेबल होता है। इसलिए आपका फंक्शन का सिंगल वैल्यूड होना यहाँ पे जरूरी है, दिस इज फर्स्ट
एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया। उसके अलावा कंटिन्यूस, देखो ये आपका डिसकंटिन्यूस फंक्शन है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। इसका मैं आपको एग्जाम मतलब वो बताता हूँ। जैसा आपका क्या होता है भाई, जैसे कि आप क्या लेते हो यहाँ पे आपका जैसे ये मोमेंटम का ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स करता है, ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा तो आपका डी बाई डी एक्स वहाँ पे नहीं, मतलब वो नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपका फंक्शन का कंटिन्यूस होना भी यहाँ पे जरूरी है। आई होप आपको ये पूरा मतलब जो फंडा है ये तो बेसिक चीज़ आपको क्लियर होएगी ही होएगी, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। यहाँ पे आपसे बोल रहा है, देखो 2022 का सवाल है, इसमें आपसे बोल रहा है 1 SA एंड 1 SB आर नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ टू हाइड्रोजन एटम HA एंड HB। देखो यहाँ पे क्या है ना, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। HA और HB दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आपके आ रहे हैं और यहाँ पे आपका क्या कर रहे हैं, इस तरीके से एक H2 यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, H2 प्लस जो भी फॉर्म कर रहे हैं उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे H2 लाइक कोई स्पीसीज फॉर्म हो रही है, H2 प्लस H2 माइनस कुछ भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये बोल रहा है, देखो यहाँ पे आपका क्या है 1 SA और 1 SB, इसका S ऑर्बिटल, ठीक है, जिसके वेव फंक्शन को उसने SA से रिप्रेजेंट कर रखा है और इसके वेव फंक्शन को इसने SB से रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर ये इसी का SA और SB होता ना तो एक ही एटम के SA SB तो क्या होते हैं आपस में ऑर्थोनॉर्मल होते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे आपका, अगर ये एक ही एटम के होते तो उस केस में तो इनका जो ये इंटीग्रल है ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता। लेकिन ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक आपका HA का आ रहा है, एक HB का आ रहा है, और ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे 1 SA और 1 SB। इस इंटीग्रल को नाम दिया जाता है यहाँ पे ओवरलैप इंटीग्रल का, इसे बोला जाता है ओवरलैप इंटीग्रल, ठीक है। ओवरलैप इंटीग्रल मतलब देखिए इनिशियली जब आपका SA यहाँ है और ये SA भी आपका यहाँ पे है, तो ये क्या है भाई एक दूसरे से यहाँ पे इनका कोई ओवरलैप नहीं है, तो ये वाली जो पर्टिकुलर केस है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा। उस केस में ये जो इंटीग्रल है ना S, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये लीजिए। फिर ये दोनों जब एक दूसरे के नियर आएंगे तो वहां पे ओवरलैप की अलग अलग कंडीशन बनेंगी इस तरीके से, ये ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, S ग्रेटर देन तो 0 हो गया, लेकिन अभी भी ये क्या रहेगा यहाँ पे लेस देन बनेगा। परफेक्ट ओवरलैप जब यहाँ पे क्या होगा, एक ऑर्बिटल के ऊपर जस्ट दूसरा ऑर्बिटल यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ऐसे मर्ज कर जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट, अगर आपने कभी भी ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पढ़ा होगा तो ये वाली स्टेट को, ये जो इनफाइनाइट पे जाके मिलेगा ना यहाँ पे, तो उस स्टेट को ये क्या कर रहा है एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाती है 0 हो जाती है, तो वहां पे आपका S क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ये लीजिए S1 भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में मॉलिक्यूल कहाँ पे रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ये जो आपका रीजन है यहाँ पे रहता है। इन केसेस में आपका देखिए क्या होगा, ये हो सकता है परफेक्ट ओवरलैप, ये हो सकता है। तो इन केसेस में आपका क्या होता है, जनरली 0 से बड़ा होता है S और लेस देन 1 होता है, ये लीजिए। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कौन कौन सा करेक्ट होगा, तो ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है, इमेजिनरी तो नहीं होगा, और ये भी आपका करेक्ट है। तीनों ही आपके क्या होंगे यहाँ पे करेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर इसने ना करेक्ट नहीं पूछा है, इसने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा ऑलवेज कौन सा करेक्ट होगा। तो देखिए ये तो सिर्फ इस कंडीशन में ट्रू होगा, ये वाला जो है आपका ये सिर्फ इस कंडीशन में ट्रू होगा जब एक दूसरे के ऊपर मर्ज हो जाएंगे। ये वाला आपका क्या होगा यहाँ पे, ये ऑलवेज ट्रू होगा। ये सारी कंडीशंस को लेके चल रहा है। लेस देन इक्वल टू 0 यहाँ पे आ रहा है, इक्वल टू 1 यहाँ पे आ रहा है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे इसने ऑलरेडी कवर की है। उसके अलावा बीच की जो कंडीशन है वो भी ये कवर करता हुआ चल रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे ऑलवेज आपसे पूछा हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, इसको आप नोट कीजिएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर L एंड स्पेरिकल हार्मोनिक YLM थीटा फाई, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे इसकी वैल्यू इसने पूछ ली है। देखो अब सिंपल सी बात है, आपको 3-4 ना यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है ऑपरेटर्स और यहाँ पे आइगन वैल्यू इक्वेशन, ये थोड़ी यहाँ पे याद होनी चाहिए। तो देखो भाई आपके 3-4 फंक्शन होते हैं। एक तो आपका सिंपल L होता है एंगुलर मोमेंटम का, तो ये क्या करता है यहाँ पे, ये आपका इस y के साथ क्या देता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन देता है। इसको मैं LM लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या देता है, इसकी आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे, L प्लस 1 H कट स्क्वायर और यहाँ पे YLM, ठीक है। तो इसकी आइगन वैल्यू आपकी ये होती है, ठीक है। उसके अलावा LX और LY
आपका कोई आइगन वैल्यू इक्वेशन शो नहीं करता है। एलजेड यहाँ पर क्या करता है, आइगन वैल्यू इक्वेशन शो करता है। ये लीजिए वाई एल एम, जब इस पे लगेगा तो ये सिर्फ एम वाले पार्ट पे लगेगा। ये लीजिए एम एच कट वाई एल एम, ठीक है। इसके अलावा आपके लैडर ऑपरेटर होते हैं एल प्लस और एल माइनस। ये आपका यहाँ पे आइगन वैल्यू इक्वेशन तो शो नहीं करते, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो आती है वो भी मैं आपको लिख के बता देता हूँ। वाई एल एम यहाँ पे होता है आपका एल एल प्लस वन प्लस एम एम प्लस वन, ठीक है। प्लस के लिए प्लस, और जब ये माइनस होगा तो उस केस में माइनस के लिए माइनस। अब मैंने आपसे बोला ये आइगन वैल्यू इक्वेशन नहीं होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपका फंक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ये आपका एल तो एल ही रहता है, ये एम यहाँ पे एम क्या होता है, एम प्लस माइनस वन, यानी कि एम की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ आइगन वैल्यू, नॉट अ आइगन वैल्यू इक्वेशन, ठीक है। ये दोनों आपकी क्या है, यहाँ पे आइगन वैल्यू इक्वेशन है। हालांकि इनसे आइगन वैल्यू इक्वेशन निकलती है जब आपका एलजेड और एल माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो क्या देता है आपको, आइगन वैल्यू वैल्यू इक्वेशन यहाँ पे देता है। तो इस तरीके से भी आपको फ्यूचर में वो क्वेश्चन दे सकता है कि किस किस में आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो आपको ये सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे पता होनी चाहिए। हालांकि इस केस में हमारा मुद्दा यहाँ पे ये नहीं है, हमें तो बस ये पता होना चाहिए। देखिए जो एंगुलर मोमेंटम होता है ये होता है आपका एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर प्लस एल जेड का स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको इधर लेके आओगे एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर, ठीक है। हमें निकालना यह है, हम इसको निकालने के बजाय अगर ये निकाल लें तो भी हमारा काम बन जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। अब देखो भाई यहाँ पे सिंपल सा बात है, जब आप इसको निकालने जाओगे तो वहाँ पे आप क्या करोगे, एल एम, ये देखो एल आपका क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे देखो एल एम लिखा है ना, तो एल आपको दे रखा है इधर, हाँ दोनों में एक ही है, एल आपका 2 है तो 2, यहाँ पे आपका क्या हो गया 2 प्लस 1 एच स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए इधर आपका क्या हो जाएगा, देखो इसको आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर स्क्वायर, एम आपका क्या है यहाँ पे, एम आपका 1 है तो 1 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे एच का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 3 दूनी 6 एच स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 1 एच कट स्क्वायर, तो ये आ गया आपका 5 एच कट स्क्वायर। और आपसे यहाँ पे n की वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 5 आ गई, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया n इज 5। आई होप आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। हमने ये क्यों सॉल्व किया, क्योंकि देखिए भाई यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एल जेड स्क्वायर भी किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर के इक्वल होगा, और ये दोनों आइगन वैल्यू इक्वेशन शो करते हैं, तो डायरेक्टली हमने इसका यहाँ पे यूज कर लिया। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ना आपका अगला सवाल अगेन ऑपरेटर्स का, आपसे बोल रहा है फॉर द ऑपरेटर, हाँ इसकी वैल्यू आपसे पूछी हुई है। ये आपका एक एमएसक्यू क्वेश्चन था, तो आप देखिए मैं आपको सिंपल सा यहाँ पे बताता हूँ। देखो जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले देखिए ए डॉट बी सी हो जाएगा, पहले मैं बाहर वाले कंप्यूटेटर को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस बी सी डॉट ए हो जाएगा। ये वाला कंप्यूटेटर ओपन हो गया। अब देखो आगे वाला भी कर लेते हैं, बी सी ए माइनस सी ए डॉट बी, ठीक है। कैप मैं लगा नहीं रहा हूँ ऊपर से, आप समझ जाइए दीज आर ऑपरेटर्स, तो यहाँ पे इनके ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे कैप होगा। अब देखो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ए अंदर इसको याला नहीं, बी सी माइनस सी बी, ये हो गया आपका माइनस बी सी माइनस सी बी, ये आपका ए पीछे आ गया, प्लस बी सी ए माइनस ए सी माइनस, हाँ ठीक है, सी ए माइनस ए सी, ये हो गया आपका बी। अब देखो भाई इनको लिख लीजिए यहाँ पे, देखो ये हो गया आपका ए बी सी माइनस ये हो गया आपका ए सी बी, ठीक है। इधर देखो बीच वाले को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे माइनस बी सी ए, प्लस हो गया, ये अंदर गया तो प्लस हो गया यहाँ पे सी बी ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसे लिख दिया बी सी ए माइनस बी ए सी, ये लीजिए
उसके बाद इधर मैंने लिख लिया इसे माइनस CAB प्लस ACB। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे कुछ टर्म आपके कैंसिल भी होंगे, जैसे कि आप देखोगे BCA, ये देखो ये आपका BCA प्लस का माइनस का BCA, दिस इज प्लस का BCA, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल कर जाएंगे, इनको हटा दीजिए। उसके बाद ABC, देखो ABC ACB है। अच्छा ये देखो ये है आपका CBA और ये भी आपका क्या है अच्छा CBA नहीं है, CBA। ठीक है, कोई बात नहीं, ABC है हम पे, इधर आपका ABC कहीं नहीं है। फिर उसके बाद हम पे ACB है, ACB ये रहा, देखिए अब देखो ये वाला जो टर्म है ACB माइनस है और यहाँ पे आपका ACB प्लस है, ये आपका कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे सिर्फ 4 टर्म ये बच गई, देखो सॉरी यार, यहाँ पे ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ABC। अब देखो आगे आपका क्या आ गया, मैं दूसरा टर्म लिख लेता हूँ जिसमें आइदर, देखो यहाँ पे आगे A है पीछे C, अब हमें ऐसा टर्म ढूंढना है उसमें आइदर आगे A होना चाहिए पीछे C होना चाहिए, जैसे कि इसमें पीछे क्या है, देखो C है, तो ये वाला टर्म मैं आगे लिख लेता हूँ माइनस BAC। फिर उसके बाद बचा हुआ आपका टर्म ये है CBA माइनस CAB। ठीक है, अब इतना सा पोर्शन आप देखिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो C आपका दोनों में पीछे की ओर है, तो मैं इसको AB माइनस BA और इसके बाहर आपको क्या लिख सकता हूँ, C लिख सकता हूँ, दोनों में C पीछे की ओर था इसलिए मैंने हटा दिया। अब इन दोनों में C आगे की ओर है, C मैंने आगे लिख लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ देखो आपका BA माइनस AB। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसको मैं अगेन इसमें फिर से चीज कॉमन ले सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ देखो AB का कम्यूटेटर C, और इसको मैं लिख सकता हूँ C, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे BA का कम्यूटेटर, ये लीजिए, और माइनस कर दूंगा तो आप जानते हो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो कुछ तो गड़बड़ होगी यहाँ पे, कहीं पे साइन का, हाँ बिल्कुल, देखो मैं इसको यहाँ पे से देखो इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे माइनस AB का कम्यूटेटर, माइनस AB का कम्यूटेटर मैं इसे लिख सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे AB का कम्यूटेटर लिख देता हूँ, देखिए बॉक्स बना रहा हूँ, देखिए ये है आपका ABC और ये क्या हो गया माइनस CAB। ठीक है, अब थोड़ा देर के लिए इसको ऐसे समझिए, देखो ये दोनों कट के जीरो नहीं होंगे, पहली बात तो आपको ये समझना है। AB आपका एक ऑपरेटर है जिसको मैं थोड़ी देर के लिए O बोल देता हूँ, ठीक है, AB आपका O है, तो ये है आपका OC माइनस CO, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस इज कम्यूटेटर ऑफ OC, दिस इज कम्यूटेटर ऑफ OC, और C क्या है आपका ऑलरेडी, देखो O क्या है आपका A कॉमा B का कम्यूटेटर है, ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये देखो सबसे पहले आपका क्या आ गया AB का कम्यूटेटर कॉमा C, ये D वाला आपका राइट हो गया। अब इसके बाद आप इसे थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकते हो, देखो पहले इस कम्यूटेटर को, इसको आप BA का कम्यूटेटर लिखो, BA का कम्यूटेटर, ठीक है, माइनस का साइन आपका बाहर आ गया, ये लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसे फिर से माइनस, एक और माइनस बाहर ले लीजिए, जैसे आप माइनस बाहर लोगे तो C आपका आगे आ जाएगा और ये BA आपका पीछे चला जाएगा, ये लीजिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो CBA हो जाएगा इसका आंसर, CBA, ये B वाला भी क्या हो गया इसका यहाँ से राइट आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आएगा, दिस इज ऑपरेटर केमिस्ट्री, ठीक है, मतलब ऑपरेटर की मैथमेटिक्स है, ये आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके से यहाँ पे कैलकुलेशन कर पाओगे, वरना कई बार तो क्या करते हैं भाई लास्ट तक पहुँचते हैं, यहाँ पे आके खटाक से इनको कैंसिल कर देते हैं, मैंने कई बार देखा यहाँ पे तक पहुँचते हैं, उसके बाद यहाँ पे आके इन्हें कैंसिल करके जीरो लिख देते हैं, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन नहीं था तो दोबारा करते, लेकिन फिर भी। अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, ये बोल रहा था स्टेट ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम आयन इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिए, ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपको दिया है, ये आपका नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड का मतलब इनके जो कॉफिशिएंट हैं
C1 स्टार C1 प्लस C2 स्टार C2 प्लस C3 स्टार C3, ये क्या होगा आपका 1 होगा। मैंने स्टार इसलिए लिया ना क्योंकि यहाँ पे एक क्या है, देखो आपका एक यहाँ पे इमेजिनरी कांस्टेंट आ रहा है, जिसके लिए हमें यहाँ पे आपका क्या लेना पड़ेगा, ये स्टार यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो कभी भी हाइड्रोजन लाइक एटम की यहाँ पे एनर्जी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है भाई, यहाँ पे होता है आपका m मास ऑफ एटम टू e का पावर 4, ठीक है। डिवाइड में आपका यहाँ पे आता है 4 पाई एप्सिलन नॉट, वैसे 8 पाई एप्सिलन नॉट होता है लेकिन हम इसे 4 लिखेंगे और इनटू में बाहर 2 लिखेंगे। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे मास तो हमने लिख लिया, एक और चीज आती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ आता, हाँ ए नॉट आता है आपका, ठीक है, ए नॉट मतलब बोर्स रेडियस। उसके बाद देखो इधर आता है आपका जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और नीचे क्या आता है आपका एन स्क्वायर आता है। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको यहाँ पे जो एनर्जी दे रखी है ये एटॉमिक यूनिट में दे रखी है। तो एटॉमिक, जब आप एटॉमिक यूनिट में चले जाते हो तो वहाँ पे चार्ज की वैल्यू 1 मान ली जाती है, ठीक है, मास आपका 1 हो गया, ठीक है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को 1 बोला जाता है, ए नॉट को 1 बोला जाता है। तो एनर्जी आपकी क्या निकल गई यहाँ से, जेड स्क्वायर अपॉन 2 एन स्क्वायर। अब देखो आप बात किसकी कर रहे हो, हीलियम की बात कर रहे हो, इसका जेड वैल्यू क्या हो गया यहाँ से, आपका जेड वैल्यू हो गया 2, ठीक है। तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी 2 का स्क्वायर यानी कि 4 डिवाइड बाई 2 एन स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या आ गया 2 बाई एन स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है 2 बाई एन स्क्वायर। अब देखो जो इस वेव इतने जो ये जो फंक्शन है ना, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो क्या होगी भाई, यहाँ पे एन की वैल्यू ये है, देखो आपको एन यहाँ पे ये रहा 2, ठीक है, क्योंकि रेडियल जो वेव फंक्शन होता है ये एन और एल पे डिपेंड करता है, फिर ये आपका एल और एम पे डिपेंड करता है, जो आपका क्या होता है यहाँ पे ये स्पेरिकल फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी 2 आ गई, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे कि इसकी एनर्जी कितनी होगी 2/2 का स्क्वायर, यानी कि 1/2 इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी आपकी आएगी। इसके करस्पॉन्डिंग अगर कोई पूछ ले तो यहाँ पे आपका एन का वैल्यू 1 है, तो इसकी एनर्जी आ जाएगी 2/n स्क्वायर यानी कि 2 हो गया, ठीक है। एटॉमिक यूनिट्स में सारी बात चल रही है, हार्ट्रीज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और इस केस में जो एनर्जी आपकी आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ से 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, सॉरी 2, ठीक है, 2/3 का स्क्वायर यानी कि 9। और यही हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि इतनी इसकी वैल्यू आनी चाहिए, सॉरी यहाँ पे एक माइनस होता है तो माइनस आप यहाँ पे लगा लेना, ठीक है, ये लीजिए माइनस। तो ये यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इसकी एनर्जी यहाँ पे कौन सी, मतलब यहाँ पे उस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जिसकी एनर्जी -2/9 यूनिट्स है, ठीक है, सिंपल सी बात यह है। तो आपको कुल मिला के यहाँ पे इस x का यहाँ पे स्क्वायर बताना था, सिंपल सी बात है, ये इसकी क्या होती प्रोबेबिलिटी होती, क्योंकि देखो सारी प्रोबेबिलिटीज का सम यहाँ पे क्या आपका 1 है और यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो दैट्स इट, अब आप यहाँ से इसको कर लीजिए। देखो C1 ये क्या हो गया आपका 3/8 हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर। यहाँ पे आप सबसे पहले देखो आप क्या करोगे, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा i√7/16 और नॉन कॉन्जुगेट क्या है यहाँ पे इसका -i7/16 और ये हो गया आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम यहाँ पे आपने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। इसके बाद आप क्या बोलोगे यहाँ पे यहाँ पे आप क्या बोलोगे एक्स स्क्वायर जो कि प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी -i², होता है आपका +1, ठीक है, ये हो गया आपका 3/8 प्लस ये हो गया आपका 7/16, ठीक है। जब आप इसको लिखोगे आप 6/16 हटा, ठीक है, ये देखो अब मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस, इसको देखो ना अब ऊपर भी 2 से गुणा कर दो यानी कि 6 हो गया, नीचे 8 दूनी 16 प्लस 7/16 यानी कि 7 और 6 13, 16 में से आप ये घटाओगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 3/16, 3/16 आपकी क्या आ जाएगी यहाँ से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जब आप इसे डिवाइड करोगे
3/16, तो ये आ जाएगी आपकी 0.187। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर, जो कि प्रोबेबिलिटी आपकी एक्स स्क्वायर बोल दो, हाँ एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपका यहाँ पे 0.187। ये लीजिए भाई, दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पार्टिकल, मतलब जिसको आप इस वेव फंक्शन से डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, इस पार्टिकल की इस स्टेट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, इतनी होगी। आई थिंक आपको पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर इसके करस्पॉन्डिंग इसकी एनर्जी कितनी है यहाँ पे 1/-1/2 एनर्जी के करस्पॉन्डिंग पूछता तो आप क्या बोलते जनाब, यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8 है। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछ लेता आप क्या बोलते, यहाँ पे कितनी है इसकी 7/16 है, 7/16, ठीक है। और इसकी कितनी होगी आपकी यहाँ से, इसकी होगी आपकी 3/16। तीनों का सम अगर आप देखोगे ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ओवरऑल तीन ही स्टेट है तो तीनों में से किसी एक में होगा तो प्रोबेबिलिटी तीनों का सम यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, इसमें आपसे बोल रहा है अ सर्टेन वेव फंक्शन फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम इज गिवन बाय दिस, ठीक है, द नंबर ऑफ नोड्स इन द वेव फंक्शन इज। अब देखो भाई यहाँ पे आपका क्या है ना, देखिए ये आपका देखो ये क्या आपका, ये तो आगे कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं है। दिस इज रेडियल पार्ट, ये पूरा का पूरा इतना, ठीक है, ये आपका रेडियल पार्ट है। उसके बाद ये आपका क्या है यहाँ पे एंगुलर पार्ट है, और एंगुलर पार्ट में कॉस थीटा अगर आ गया तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है पी जेड को आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। और पी में आपकी कितनी नोड होती है भाई, 1 नोड होती है, ठीक है, एक एंगुलर नोड होगी, ये लीजिए दिस इज योर एंगुलर नोड, ठीक है। और रेडियल नोड के लिए आपको इसको यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, तो एक तो आर की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, वैसे भी न्यूक्लियस पे तो आपका क्या होता है जनरली डेंसिटी 0 ही होती है, तो न्यूक्लियस वाले को आप छोड़ दोगे, वो आपका बाउंड्री है वैसे भी, ठीक है, तो बाउंड्री पे आपका 0 ही रहेगा। अब देखो दूसरा नोड आपका यहाँ से निकल गया -6 ZR/A0 इक्वल टू 0, यानी कि 6A0/Z इक्वल टू R, जहाँ पे आपका वेव फंक्शन ये पूरा साई क्या हो जाएगा वहाँ पे आपका इक्वल टू R। यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये आपका हो गया रेडियल नोड। तो एक आपका एंगुलर नोड है, एक आपका रेडियल नोड है, टोटल नोड्स कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 2 हो जाएंगी। आई होप आपको ये तो इजी क्वेश्चन था, ये आपको यहाँ पे आना चाहिए था। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये आपका देखिए गेट 2023 का है, आपसे यहाँ पे बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए। देखो जी, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, देखो 0 पॉइंट एनर्जी ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी म्यू इज गिवन बाय एच न्यू। अब आप जानते हो भाई जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में एनर्जी आती है ना, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, EN/2, और यहाँ पे आपका एच न्यू आता है, ठीक है, एच न्यू। अब देखो फॉर ग्राउंड स्टेट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट की 0 पॉइंट एनर्जी यहाँ पे n इक्वल टू 0 होता है आपका, EN इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हाफ एच म्यू हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है भाई, यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए दूसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, एनर्जी लेवल ऑफ क्वांटम मैकेनिकल रिजिड रोटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब जो क्वांटम मैकेनिकल रिजिड रोटर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है भाई यहाँ पे J+1, ठीक है। और आप जानते हो B का मतलब क्या है यहाँ पे L²/2I, ठीक है, यही तो होता है। या इसको आप दूसरे टर्म में अगर आप लिखते भी हो, देखो इस तरीके से लिखते हो H अपॉन यहाँ पे आप लिखते हो 8π², फिर यहाँ पे आप लिखते हो μr²C, ठीक है। ये μr² ही क्या आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एनर्जी क्या आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा क्या बोल रहा है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर लिथियम 2+ कैन नॉट बी सॉल्व्ड, यहाँ पे एग्जैक्टली अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो होती है यहाँ पे वो किसके लिए, जो 1 इलेक्ट्रॉन जितने भी सिस्टम होंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके लिए सॉल्व होगा। उसके अलावा H2+ इसके लिए भी सॉल्व है, वैसे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आ गए हैं, ठीक है, वैसे सॉल्व होती है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए जो आपके क्या कौन से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट होता है ना, उसके थ्रू यहाँ पे ये इक्वेशन सॉल्व है H2+ के लिए भी, लेकिन मैं उसे अभी छोड़ देता हूँ। इसके अलावा देखो हाइड्रोजन के बाद आपका हीलियम+, लिथियम 2+, बेरिलियम,
3 प्लस, इन सब के लिए क्या होगी आपकी ये इक्वेशन सॉल्व होगी। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हमेशा क्या होती है, सॉलिड होती है। तो लिथियम 2 प्लस के लिए बोला कैन नॉट बी सॉल्व्ड, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो आपका HI इक्वल टू ESI होता है, ये ESI ये क्या होता है यहाँ पे एग्जैक्टली सॉल्वेबल होता है, एग्जैक्टली सॉल्वेबल। ठीक है, ये लीजिए। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया और आपसे फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछा, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद बोल रहा है टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन एटॉमिक सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ये सही बात है, क्योंकि मतलब आप लिखते भी हो, देखिए J इक्वल टू क्या होता है आपका L प्लस S, ये लीजिए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है भी, और हम यहाँ से बाद में जो मैग्नेटिक मूवमेंट में भी यही चीज़ काम आती है आपकी, एंगुलर मोमेंटम में भी यही चीज़ आपकी काम आती है। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ से पता होनी चाहिए कि जो ओवरऑल, इसी को हम क्या बोल देते हैं लास्ट में, कपलिंग, LS कपलिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है द वेव फंक्शन फॉर बेरिलियम 3 आयन इन अ सर्टेन स्टेट इज गिवन बाय दिस। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, वेव फंक्शन इसका दे दिया क्या, n e का पावर माइनस 4r बाई ए नॉट। ठीक है, ये लीजिए। वेर n इज अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, r इज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस एंड ए नॉट इज बोहर रेडियस। द मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इन दिस स्टेट। अब अगर आप इस वेव फंक्शन को देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखो, ये क्या है भाई, देखो डायरेक्टली एक्सपोनेंशियली गिर रहा है, तो आप इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाओगे। तो इस केस में आपका ना यहाँ पे जब आप इसके साथ साई के साथ यहाँ पे इसका कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे आपको कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं दिखेगा। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस वेव फंक्शन को यहाँ पे इंटू कर दोगे r से, r इंटू साई, तो उस केस में अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n r e का पावर माइनस 4r बाई ए स्क्वायर। तो ये फंक्शन आप क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे 0, ठीक है, r जब 0 हो गया यहाँ पे, उसके बाद आपको ये ऐसे दिखेगा। तो अगेन यहाँ पे आपकी डिसकंटिन्यूटी आ गई, तो आप यहाँ पे ये इस तरीके के वेव फंक्शन आपके एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, हालांकि यहाँ पे आपको एक मैक्सिमा दिख रहा है। तो इसके बाद आप क्या लोगे, इसका r स्क्वायर साई स्क्वायर, ठीक है, n r स्क्वायर e का पावर माइनस 4r डिवाइड बाई ए नॉट, और इस पूरे का यहाँ पे स्क्वायर आ गया, ये लीजिए। ठीक है, तो इस केस में आप देखिए ये फंक्शन आपको दिखेगा कुछ ऐसा। ठीक है, ये लीजिए। अब मैं यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम डेंसिटी है। आप देखो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रही आपकी, वेव फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम है। ठीक है, तो यही डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर टाइम यहाँ पे बिताना प्रीफर करेगा, दिस इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। अब मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको कुल मिला के आप इस मैक्सिमा की पोजीशन निकाल लीजिए। और मैक्सिमा की पोजीशन कैसे निकालते हैं, अब जब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, इस फंक्शन को, यहाँ पे वेरिएबल आपका r है, तो इस फंक्शन का, इसको मैं पूरे को बोल देता हूँ फाई, तो डी फाई बाई डी आर आप निकालोगे और उसे पुट कर दोगे 0 के इक्वल, दिस इज कॉल्ड, ये आपका मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है बाई कैलकुलस। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, आप इसको निकाल लीजिए, d बाई डी आर। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में बाहर लिख लेता हूँ n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर कर लो यार, पूरे वेव फंक्शन का स्क्वायर किया हमने, r स्क्वायर e का पावर माइनस, अब देखो ये अंदर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8 r बाई ए नॉट, ये लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो भाई a का पावर m, इसकी पावर n, ये क्या हो जाता है a का पावर m इंटू n। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 4 इंटू 2, यानी कि आपका 8 हो गया। अब देखो इसको आपने 0 के इक्वल रखना है, तो n तो आपका पहले ही हट के उधर 0 में चला गया, तो इसको हटा दो। इधर देखो r को आप कॉमन ले लो, r स्क्वायर को, और इसका आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ना सॉरी डिफरेंशियल कर दो, तो हो जाएगा आपका माइनस 8 बाई ए नॉट, ये लो, और इसके पीछे आपका e का पावर माइनस 8r बाई ए नॉट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करो, प्लस इसको आप बाहर ले लो, e का पावर माइनस 8r बाई ए नॉट को कॉमन ले लो। ठीक है, इस r 2r का आप यहाँ मतलब r स्क्वायर का डिफरेंशियल करोगे तो 2r आएगा, और ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में ये टर्म कॉमन है, आप दोनों को कॉमन लेके बाहर फेंक दोगे तो ये 0 निकल आएगा आपका। यहाँ पे से आपका क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 8 बाई ए नॉट
यहाँ पे देखो आपका क्या आ गया प्लस 2r। ठीक है, दोनों में से आप इस टर्म को क्या ले लोगे, कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे मैं इसे लिख लूंगा, और इधर जीरो है तो इधर फिर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई से जीरो कर दूंगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखो भाई, आगे बढ़ लेता हूँ। देखो आपका यहाँ पे क्या था, 1 सेकेंड, हाँ। अब इसको मैं इधर लेके जाना हो तो आपका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया आपका 8r² बाई a0, 8r² बाई a0 इक्वल टू आपका क्या हो गया, यहाँ से 2r हो गया। r से r कैंसिल हो गया, 2 से ये आपका 4 बार कट गया, तो ये आपका 4r/a0 इक्वल टू 1 हो गया। और r इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से आपका a0/4 हो गया। तो ये आपकी आ गई यहाँ पे r मोस्ट प्रोबेबल। ये लो जी, ठीक है। तो दिस इज योर मोस्ट प्रोबेबल, आपका क्या है यहाँ पे, आपको मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस निकाल दी जो आपकी a0/4 होगी। आई थिंक आपको ये पूरा फंडा यहाँ पे समझ में आया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। देखिए इस केस में ना, यहाँ पे आपका dy/dx आप निकाल नहीं पाओगे इस पॉइंट का, बिकॉज ये आपका क्या है, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है। तो यहाँ पे आपका dy/dx आप इस पॉइंट के लिए यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे। इसलिए हमने इसे क्या बनाया, कंटिन्यूअस फंक्शन में पहले कन्वर्ट किया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने सीधे इसका डिफरेंशियल नहीं निकाला। आई होप ये चीज़ अब आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, जो मैं आपको वहाँ पे किसमें कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में निकालने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था। ओके ओके, अब ये रहा भाई आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहा है मैच द फॉलोइंग। अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर पता है तो सीधे होगा, नहीं पता है तो नहीं होगा। देखो जैसे कि जो हर्माइट पॉलिनोमियल होते हैं ये आपके किस में आते हैं, एसएचओ में आते हैं। तो इसका सीधा सा हो जाएगा हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये लो, क्यू का आपका क्या आ गया, पहला आ गया ये, दिस इज गलत, क्यू का पहला हो गया, ये आपका गलत हो गया। उसके बाद देखो भाई यहाँ पे आपका क्या है, एसोसिएटेड लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है। ये आपका किस में होते हैं, ये आपका जो y वाला पार्ट होता है ना, y थीटा फाई। ठीक है, और ये इसमें क्या आते हैं आपके लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। ठीक है, हाँ लीजेंड्रे, यस। और एक होते हैं आपके लगौरे पॉलिनोमियल, लगौरे। ठीक है, स्पेलिंग मेरे को नहीं आती। ये आता है आपका रेडियल पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो p का क्या हो गया, आपका 3 हो गया। p का आपका 3 यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 4 दे दिया, दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो क्या बोला, एसोसिएटेड लगौरे पॉलिनोमियल। ये आपका क्या था, देखो ये आपका यहाँ पे रेडियल पार्ट में, ये देखो 4। और जो आपका ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन nπ/x/l या कॉस nπ/x/l, वो आपके किस्म होते हैं पार्टिकल इन 1D बॉक्स में। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए भाई इस फंक्शन में यहाँ पे आपको φ1 एंड φ2 आर टू नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन ऑफ अ हर्मिशियन ऑपरेटर यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए φ1 आपका ये है, और साई1 आपका फाई और साई, सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है φ1 एंड φ2 आर नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन ऑफ अ हर्माइट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे φ1 φ2 की बात कर रहा है। अब देखो इसने φ1 और φ2 के लीनियर कॉम्बिनेशन से यहाँ पे दो और फंक्शन बनाए, साई और ये आपका साई हो गया, और ये आपका जी हो गया। ठीक है, इस तरीके से इसने दो फंक्शन बना लिए। अब ये बोल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट नोटेशन पता होना चाहिए। देखिए कभी भी यहाँ पे देखो, कभी भी अगर आपसे ये चीज़ पूछ ली साई ये, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सीधा सा मतलब है। देखिए यहाँ पे साई का आपने क्या लिया है, इस तरीके से कॉन्जुगेट लिया है, और ये आपने ऐसा लिया, पीछे आपका क्या आ गया, डीटो हो गया। ठीक है, दूसरा आपने क्या कर रखा है यहाँ पे, साई ये निकालना है आपको। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आपने x का कॉन्जुगेट ले लिया है। ठीक है, और आपने साई को ऐसा रखा, पीछे आपका डीटो आ गया। तो पहले हम बात करते हैं ये ए को निकालने की। ठीक है, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, ए और बी का लास्ट में सम कर लेंगे। अब देखो भाई यहाँ पे साई का सबसे पहले आपको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -3i हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 5 1 हो गया, ये लीजिए। उसके बाद आपका, अब देखो 2 का तो कॉन्जुगेट क्या ही होगा, तो 2 का कॉन्जुगेट आप 2 लिखोगे, ये हो जाएगा आपका 5 2। अब इस पूरे का इंटीग्रल आपने किसके साथ कर रखा है, यहाँ पे पूरे का इंटीग्रल आपने कर रखा है यहाँ पे इसके साथ। तो ये हो गया आपका -2i 5 1, फिर इसके बाद +5 5 2।
ठीक है ये लो, और इसके पीछे आपका डी टाउ। अब यहाँ पे से देखो मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट में ही लिखूंगा, ये वाला और ये वाला आपस में गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका 6i²। ठीक है 6i² हो गया। इधर आपका क्या है देखो 5 1 है, फिर ये आ गया, फिर इधर भी आपका 5 1 है। ठीक है फिर उसके बाद देखो ये चीज़ आपका इसके साथ गुणा होगी तो ये कितना हो जाएगा आपका -5 × 3 = 15i। यहाँ पे आपका 5 1 है और ये आपका क्या आ गया 5 2 आ गया। ठीक है फिर आप इसका इंटू इधर करोगे तो ये हो जाएगा आपका -4i। ठीक है -4i, यहाँ पे आपका क्या आ गया 5 2 आ गया, और ये आपका क्या हो गया 5 1 हो गया। फिर उसके बाद देखो ये कितना हो गया आपका 5 दूनी 10 तो +10, ये हो गया आपका 5 2 5 2। अब देखो भाई यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या दिया 5 1 और 5 2 क्या ऑर्थोनॉर्मल है। इसका मतलब कहीं पे अगर क्या आ गया 5 1 आ गया ऐसे इंटीग्रेशन में, तो इसका मतलब क्या हो गया ये वैल्यू आपकी 1 होगी। और अगर कहीं पे 5 1 5 2 आ गया या 5 2 5 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया ये वैल्यू आपकी 0 होगी। सेम चीज़ आपका अगर 2 2 हो गया तो 1 हो गया, 2 1 हो गया तो 0 हो गया। ऑर्थोनॉर्मल का मतलब ये है आपका। तो यहाँ पे देखिए दिस टर्म इज 1, दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0 और दिस टर्म इज 1। ठीक है तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बन गया 10, और ये आपका i² मतलब -1, 10 -6 यानी कि आपकी a की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, दिस इज 4। ये लीजिए। ठीक है अब ऐसे ही आप b को भी निकाल लो। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा कॉपी करने का तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इसका आपको कॉन्जुगेट लिखना है। तो ये -2i की जगह ये क्या हो जाएगा आपका +2i हो जाएगा। ये लीजिए 2i, इधर हो गया आपका 5 1। ठीक है उसके बाद इधर क्या आपका 5 5 2 + 5 5 2। ठीक है ये लीजिए। फिर इसका इंटू आपने किसके साथ कर रखा है यहाँ पे देखिए, इस बार आपको यही लेना पड़ेगा एग्जैक्ट, क्योंकि देखिए इस बार इधर की ओर आपका क्या है ये है, तो ये एग्जैक्टली आपको दे रखा 3i 5 1 3i 5 1 प्लस यहाँ पे क्या है आपका, एक बार देख लेते हैं 2 5 2 2 5 2। अब आप ये तो समझ गए हो भाई देखो कि ये वाला जो कॉम्बो है इसका इधर और इसका इधर, ये टर्म तो आपके क्या होने सीधे 0 होने, इनको हटा देते हैं। आपका फ्रूटफुल कौन सा है जब खुद के साथ इंटू होगा, ये वाला इसके साथ इंटू होगा, यानी कि 3 दूनी 6 i² 5 1 5 1 आपका 1 हो गया। ठीक है तो ये वैल्यू आपकी इतनी निकल आई। फिर इसके बाद देखो दूसरा आपका कौन सा 5 और ये 2, यानी कि ये यहाँ पे कितना निकला है 10 निकला है। तो अगेन ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, 10 - 6 यानी कि 4। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ गई भाई आपकी 4 आ गई। तो इसका मतलब a + b आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए a + b, यानी कि ये वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 8 आ गई। आई होप फंडा आपको समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा था वेव फंक्शन फॉर अ पार्टिकल इन अ क्यूबिकल बॉक्स इज गिवन बाय दिस। एक चीज आपके सामने लिखी है। अब देखो जो आपका ये होता है पार्टिकल इन अ क्यूबिकल बॉक्स, उसका वेव फंक्शन आप कैसे लिखते हो देखो साई, यहाँ पे 3 वो n x n y n z आ जाएंगे और उनके करस्पॉन्डिंग। अब देखो क्यूबिकल बॉक्स है तो लेंथ यहाँ पे तीनों की सेम रहेगी। तो आप इसको कैसे लिखते हो देखो, इसको आप लिखते हो √2/l sin n pi x by l। फिर आपका y वाला टर्म आता है sin 2/l n sin n pi y by l। ठीक है और फिर आपका तीसरा टर्म आता है z के करस्पॉन्डिंग √2/l, फिर यहाँ पे आ जाएगा sin n pi z बाई एल। ठीक है ये लो, इस तरीके से यहाँ पे आपका क्या आता है, ये आपका x के करस्पॉन्डिंग फंक्शन, ये आपका y के और ये आपका z के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या निकाल दिया आपने, ये फंक्शन इसको ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे इन तीनों का तो आपको क्या दे रखा है देखो ऐसा सामने इंटू दिया हुआ है, इन तीनों का सामने एक साथ इंटू दे दिया। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पे L8/L3
और ये हो गया आपका साइन एक्स, साइन वाई, साइन जेड। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्स के टर्म में यहाँ पे दो टर्म लिखी है, साइन एक्स और कॉस एक्स की। यहाँ पे आपका क्या लिखा है, साइन वाई आपको दिया है और साइन जेड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा, आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए यहाँ पे, देखो प्रॉपर्टी में यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन टू थीटा इक्वल टू क्या होता है ना यहाँ पे आपका, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस फंक्शन में यहाँ पे भी 2 से गुणा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 2 से गुणा कर दिया, भागा भी दे दिया 2 से, बात तो वही है। अब देखो टू साइन एक्स कॉस एक्स, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे साइन टू, अब देखो ये पूरा जो हो जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, ठीक है, इसको थीटा मान लो, तो साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टू साइन टू थीटा, और थीटा की वैल्यू मैंने क्या मानी है, पाई एक्स बाई एल, ठीक है। तो ये जो इतना टर्म है ये आपका इसमें कंसाइज हो गया। फिर दूसरा आपका क्या रह गया, साइन टू पाई बाई वाई बाई एल, और यहाँ पे आपका साइन पाई जेड बाई एल, ठीक है। ये लो, अब इधर नीचे डिवाइड में एक दुग्गी रह गई है, तो जब ये इस ब्रैकेट के अंदर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपका 32 बट्टे, अब देखो इसको आप स्क्वायर रूट के अंदर लेके जा रहे हो तो आपको 4 लिखना पड़ेगा, यह हो गया आपका एल क्यूब। तो यहाँ पे से कट गया, ये हो गया आपका 8। अब आप 8 जानते हो भाई, यहाँ पे अगर आप 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो ये ऑब्वियसली आपका 8 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 8। एल क्यूब आपका यहाँ पे होना चाहिए 1 2 3, तो एल क्यूब सॉरी 3, तो ये आपका एल क्यूब भी यहाँ पे आ रहा है। अब ये इक्वेशन आपकी पूरी मैच कर रही है इसके साथ, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, दिस इज एन एक्स, दिस इज एन वाई, एंड दिस इज आपका 1 आपका क्या हो गया यहाँ पे एन जेड हो गया। अब यहाँ पे आपसे बोल रहा है रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टेट करस्पॉन्डिंग टू दिस वेव फंक्शन टू ग्राउंड एनर्जी, टू ग्राउंड स्टेट एनर्जी। अब ग्राउंड स्टेट में क्या होता है, देखो ग्राउंड स्टेट के लिए आपका एन एक्स 1 होता है, एन वाई 1 होता है, एन जेड आपका क्या होता है 1 होता है। और एनर्जी आपकी क्या होती है यहाँ पे, देखिए एनर्जी होती है एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर, एन जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे आया था आपका एच स्क्वायर डिवाइड बाई 8ml स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ग्राउंड स्टेट के लिए क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट के लिए इसको मान लो आप यहाँ पे कोई हिमांशु यूनिट बोल देते हैं इसे, एच यू, ठीक है, हिमांशु यूनिट, मेरे नाम से कोई यूनिट दे दो इसे। देखिए ये क्या हो गया 1 1 1, ठीक है, ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी होगी ई नॉट, वो क्या हो जाएगी 3 हिमांशु यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए जब आप यहाँ पे निकालने जाओगे एनर्जी, तो मैं इसे ई, कोई भी स्टेट है जैसे ये 2 2 1 है, तो देखो 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 कम 1, फिर इसके पीछे क्या आ जाएगा आपका, ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा हिमांशु यूनिट, ठीक है। तो ये टोटल कितनी होगी यहाँ पे 9 हिमांशु यूनिट होगी। और अब इसका रेशियो निकालना किसका, E111 के साथ, ग्राउंड स्टेट के साथ, तो वो थी आपकी 3 हिमांशु यूनिट। अब देखो हिमांशु यूनिट ने अपने को क्या कर दिया भाई, इतिहास से मिटा दिया, और आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे, ये रेशियो कितना आ गया यहाँ पे आपका 3 आ गया। तो इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। यही चीज़ आपसे पूछी थी, आई थिंक यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है द वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट इन एटॉमिक यूनिट ऑफ एनर्जी इज। देखो भाई अभी मैं थोड़ी देर पहले हमने ये चीज़ की थी कि एटॉमिक यूनिट में किस किस को 1 मानना है। अगर आप वो चीज़ कर लेते तो यहाँ पे बहुत आसानी से आंसर हम निकाल लेते। देखो एनर्जी आपको क्या दी है यहाँ पे, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट। अब आपको देखो अभी मैंने थोड़ी देर बताया एटॉमिक यूनिट में जब आप चाहोगे तो ई को आप क्या मानते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को 1 मान लेते हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप क्या मानते हो, 1 मानते हो। उसके अलावा बोर रेडियस को भी आप 1 मान लेते हो। ये लीजिए, अब देखो यहाँ पे आपको 2 दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ इसे 4 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ऊपर भी मैं 2 से इंटू कर लूँगा, नीचे भी मैं 2 से इंटू कर लूँगा, तो ई हो जाएगा आपका 2 ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए नॉट। इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 1 मान लिया। तो एनर्जी आपकी क्या आ गई यहाँ पे 2 हार्ट्रीज या 2 एटॉमिक यूनिट यहाँ पे निकल आएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। द वैल्यू ऑफ दिस इन एटॉमिक यूनिट ऑफ एनर्जी इज। तो 2 हार्ट्रीज का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे बोला अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर।
तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ऑफ अ स्लेटर डिटर्मिनेंट फॉर अ 3 इलेक्ट्रॉन एटम ईच। अब देखो भाई, अगर आपने कभी भी स्लेटर डिटर्मिनेंट बनाया है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हम बनाते भी हैं, वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कितना आता है आपका, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आता है आपका 1/√2। तो यहाँ पे ये और इसके अंदर पूरा आपका डिटर्मिनेंट हो गया। तो इसी तरीके से ये बोल रहा है आपका, जब आप 3 इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो वहाँ पे ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है ये यहाँ पे क्या आता है 1/3 आता है, और पूरा यहाँ पे क्या हो गया आपका, यहाँ पे स्लेटेड डिटर्मिनेंट हो गया। ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, उसका अंडर रूट में यहाँ पे क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसे, फैक्टोरियल, ठीक है, अंडर रूट में उसका क्या होता है यहाँ पे फैक्टोरियल होता है। तो यहाँ पे जब आप 3 की बात करोगे तो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो n फैक्टोरियल मतलब है यहाँ पे आपका n इंटू n-1 इंटू n-2, ऐसे करके आप कहाँ जाओगे, गुणा करते करते 1 तक जाओगे। जैसे कि आपसे 3 फैक्टोरियल, आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन की जब बात आएगी तो 3 का फैक्टोरियल होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था 1/6 आना चाहिए था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। आपको क्या बताना है यहाँ पे, करेक्ट बताना है, तो पहला आपका इनकरेक्ट है। अब देखो दूसरा बोल रहा है द नंबर ऑफ नोड्स इन रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 3s। कितनी नोड्स होती हैं रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 3s में, आपका जितना n है n-1, यानी कि 3-1, यानी कि 2 रेडियल नोड्स हैं 3s के वेव फंक्शन में, ठीक है, 2 रेडियल नोड है 3s के वेव फंक्शन में। और उसके बाद बोल रहा है इज सेम एज नंबर ऑफ नोड इन एंगुलर वेव फंक्शन ऑफ d। अब देखो d में यहाँ पे जितनी l की वैल्यू होती है, d के लिए l की वैल्यू 2 है, तो इतने ही इसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे एंगुलर नोड हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ नोड्स, मतलब जो 3s के जितने रेडियल नोड्स होते हैं हाइड्रोजन एटम के 3s ऑर्बिटल के, उतने ही क्या है यहाँ पे 4d में जितने एंगुलर नोड्स हैं, टोटल नोड की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एंगुलर नोड की बात कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे 2 एंगुलर नोड है 4d में, और 3s में आपके 2 रेडियल नोड है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट है। ये लीजिए भाई, बी इज द राइट आंसर। फिर आपसे बोल रहा है सी ऑप्शन है द एनर्जी सेपरेशन बिटवीन टू एडजेसेंट स्टेट ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये क्या होता है, सेम बोल रहा है, वाइल इट इज डिफरेंट फॉर रिजिड रोटर। अब देखो भाई, ये चीज भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूँ। सबसे पहली चीज, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात कर रहा है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में तो आपको पता है कि जितनी भी स्टेट होती है सब इक्वली स्पेसेस होती हैं, और सबका यहाँ पे एनर्जी गैप क्या होता है, यहाँ पे एच न्यू होता है। सबका एनर्जी गैप क्या होगा, यहाँ पे एच न्यू होगा, ये आप जानते हो, ठीक है। और जब आप बात करते हो यहाँ पे रिजिड रोटर की, तो वहाँ पे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी 0 आती है, फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेट की एनर्जी 2b आती है, फिर उसके बाद यहाँ पे आती है आपकी कितनी 6b आती है, और उसके बाद तो ये जो गैप था आपका कितना था 2b था, उसके बाद ये गैप आपका क्या है यहाँ पे 4b है। तो यहाँ पे कुछ इसी तरीके की चीज बोल रहा है कि देखिए ये क्या होता है, टू एडजेसेंट स्टेट्स के लिए जब आप SHO की बात करोगे तो वहां पे गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा, वाइल इट इज डिफरेंट फॉर रिजिड रोटर। ये बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे सबका गैप एच न्यू होता है, और यहाँ पे पहला गैप क्या होता है 2b होता है, दूसरा गैप आपका 4b होता है, तीसरा गैप आपका 6b होता है, ठीक है। तो इस तरीके से गैप आपका क्या होता है यहाँ पे लगातार ऊपर की ओर को बढ़ता जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया यहाँ से ट्रू स्टेटमेंट। ये लीजिए, दिस इज ऑल्सो राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है द spin the magnitude of total spin angular momentum of an alpha electron is the negative of that of beta electron। ये देखो भाई, यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि इसका स्पिन, देखो यहाँ पे 2 स्पिन होते हैं अल्फा और बीटा, ये बोल रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा उसका क्या होगा, जो साइन आएगा, ठीक है, इसका पॉजिटिव है तो इसका क्या आ जाएगा, ये बोल रहा है निगेटिव आ जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, यहाँ पे होता क्या है ना, इसके देखो जब आप इसकी MS वैल्यू कितनी होगी, MS वैल्यू होगी इसकी हाफ प्लस की, और इसकी MS वैल्यू हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं -1/2 है, ठीक है। ये लीजिए, अब देखिए जब आप यहाँ पे स्पिन वो निकालने जाओगे तो ये क्या आ जाएगा आपका +1, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम वही चीज आएगी, यहाँ पे आपका अंदर क्या आता है, इसका मॉड्यूलस, मतलब यहाँ पे आपका S फंक्शन जो होता है, ये क्या आ गया आपका यहाँ पे हाफ प्लस हाफ। मतलब कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ ना कि यहाँ पे एक स्पिन होता है, स्पिन टर्म, ठीक है। स्पिन के करस्पॉन्डिंग, ये तो मैंने यहाँ पे
ऐसे इसको निकाल दिया, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ, इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ। स्पिन के करस्पॉन्डिंग आपके दो क्या थे यहाँ पे, स्टेट्स थी, ठीक है। अब देखो जब आप यहाँ पे स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने जाओगे एस, तो उस केस में यहाँ पे ये एस आएगा जिसकी वैल्यू हमने क्या ली, हाफ ली। इसको आप ऐसे दिखाते हो, देखो हाफ, तो ये एस यहाँ पे आता है, तो दोनों का यहाँ पे क्या आएगा, सेम आएगा। डिफरेंस क्या होता है, देखो इनकी प्रोजेक्शन की डिफरेंस होती है। देखिए अगर देखिए, ठीक है, एक आपका क्या है यहाँ पे अंडर रूट, ये क्या आ गया आपका हाफ, देख ही लो यार कितना है, 3/4, ये आपका क्या आ गया अंडर रूट 3/4 आ गया, ठीक है। और दूसरा भी आपका क्या आता है, अंडर रूट 3/4 आता है। बस इनका प्रोजेक्शन ऑन दिस एक्सिस, यहाँ पे ये क्या होता है आपका, ये होता है आपका प्लस हाफ, ये प्रोजेक्शन क्या आ गया यहाँ पे आपका, ये हो गया आपका माइनस हाफ। पीछे एच कट जरूर लगा लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ये लीजिए दिस, ये एच कट भी यहाँ पे आपको लगाना है, ये लीजिए, ठीक है। तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम से में बस उनका डायरेक्शन या उनका प्रोजेक्शन ऑन एक्सिस क्या है, वो यहाँ पे क्या है, अपोजिट साइन में। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम का ही साइन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपोजिट होता है, बोल रहा है दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ये लीजिए। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे आपसे बोल रहा है, देखो यहाँ पे psi1 psi2 psi3 psi4 आर हकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ बेंजीन विद ऑर्बिटल एनर्जीज E1 E2 E3 E4 रिस्पेक्टिवली। तो आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा वाला यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर करेक्ट होगा। देखो इसमें क्वांटम की इतनी कोई खास जरूरत थी नहीं, आपको फ्रॉस्ट डायग्राम पता होना चाहिए। फ्रॉस्ट डायग्राम क्या बोलता है, कोई भी आपका जो साइक्लिक कंपाउंड होता है एरोमेटिक वाला, उसको आप क्या कर लो, एक सर्कल में ऐसे पैक कर लो, सो दैट ग्राउंड स्टेट की यहाँ पे क्या हो जाए, डिजेनरेसी एक हो जाए। यहाँ पे एक टिप आई तो यही क्या आ गया आपका psi1 हो गया। फिर क्या देखो, ये आपका क्या हो गया psi2 हो गया। फिर उसके बाद ये क्या हो गया आपका, देखो psi3 हो गया, और ये हो गया आपका psi4। अब देखो साई तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, तो मैं यहाँ पे से ऑर्बिटल 1 बोल देता हूँ, इसको मैं 2 बोल देता हूँ, इसको मैं 3 बोल देता हूँ, इसको मैं 4 बोल देता हूँ। इसके करस्पॉन्डिंग नोड्स यहाँ पे 0 होंगी, नोड्स इसमें क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, नोड इसमें क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, इसमें नोड क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखो भाई, जो phi1 है उसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे एक नोड, देखो प्लस प्लस है दोनों, फिर अचानक से माइनस हुआ, तो ये आपका क्या है, नोड है। एक नोड कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आपकी नोड आएगी, तो ये आपका क्या है, E1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो दूसरे में एक नोड आपका, देखो ये पॉजिटिव से निगेटिव गया एक नोड, फिर पॉजिटिव से निगेटिव गया दूसरा नोड, फिर आपका देखो यहाँ पे इसमें क्या है और फिर एक और नोड आ रहा है, देखो पॉजिटिव से निगेटिव, तो यहाँ पे 3 नोड आ रहे हैं। 3 नोड कहाँ पे आते हैं आपके, जहाँ पे आपके सॉरी 3 नोड आने का मतलब क्या है, ये हाईएस्ट एनर्जी 3 नोड, तो ये क्या है भाई आपका E2 यहाँ पे क्या आ गया, सबसे ऊपर की एनर्जी में आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए psi3 है आपका, psi3 क्या है भाई, यहाँ पे देखो इसमें एक भी नोड नहीं है, तो ये सबसे नीचे की एनर्जी 0 नोड, ये हो गया आपका E3, ठीक है। अब ये वाला देख लो, एक नोड दो नोड ना, दो नोड कहाँ, निगेटिव का निगेटिव तो है, देखो साइन कहाँ पे चेंज हो रहा है, एक साइन आपका यहाँ पे चेंज हुआ, इसका मतलब एक नोड ये है। फिर ये सब सेम है, एक साइन आपका यहाँ पे चेंज हुआ, तो दूसरा नोड ये है। इसमें 2 नोड है, इसका मतलब ये क्या है आपका, 2 नोड का मतलब बोले तो ये वाली स्टेट आपकी ये निकल आई। मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे 2 स्टेट्स की एनर्जी सेम बता रहा है। एक बार मुझे फिर से इसे कंफर्म कर लेने दो, कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स चेक अगेन, ठीक है, क्योंकि 2 स्टेट्स की एनर्जी सेम आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे सेम नोड वाले होंगे। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसके इनके स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ। कई बार इस तरीके की दिक्कत आ जाती है, तो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। देखो psi1 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा, देखो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसको कुछ ऐसे यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो 4 ऑर्बिटल हमें बनाने हैं, एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया आपका, तीसरा ये हो गया आपका, ठीक है, और चौथा आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, आपके क्या है भाई, यहाँ पे देखिए A B C D E F, आपका पहला नोड किस किस के बीच में, B, देखो B और C और A का कोफिशिएंट 0 है, और C यहाँ पे क्या है आपका, A और D का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है आपका 0 है, ये आपका E हो गया, ठीक है। A और D का यानी कि ये वाला, ठीक है, ये लीजिए।
बी आपका देखो पॉजिटिव है, फिर यहाँ पे देखो नोड के बाद ये निगेटिव, तो ये चीज आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आपकी नोड क्या है, देखिए नोड यहाँ पे आपकी 1 हो गई 1, ठीक है। ये लीजिए नोड 1 होने का मतलब क्या है कि आपका E1 यहाँ पे आ गया। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। क्यों, नोड 1 कहाँ पे होगा, जो आपका सेकंड यहाँ पे या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी, सेकंड एनर्जी लेवल हो या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो, ये चीज आपको यहाँ पे दिख गई होगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब देखो इसमें देखिए, इसमें आपके सारे के सारे ऑर्बिटल है। ए आपका पॉजिटिव है, ठीक है, बी आपका क्या है देखो निगेटिव है, फिर सी आपका फिर से पॉजिटिव है, फिर डी आपका फिर से निगेटिव है, ई आपका पॉजिटिव है और एफ आपका निगेटिव है। तो कुल मिला के देखो एक नोड तो आपको यहाँ पे ये दिख रही है, फिर उसका देखिए एक नोड आपको ये दिख रही है क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, बीच में नोड आएगा, और एक नोड आपको ये दिख रही है। तो यहाँ पे आपकी 3 नोड्स हैं और 3 नोड यहाँ पे नोड आपकी 3 होगी। नोड 3 होने का मतलब ये क्या है आपका psi 4, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज योर E2, दिस इज योर E2, ठीक है। ये लीजिए E1 और E2 आपका निकल गया। अब एक बार E3 में देख लेते हैं। यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव साइड में, इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक भी नोड नहीं है, सब आपका पॉजिटिव 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 में, यानी कि ये हो गया आपका मतलब ग्राउंड स्टेट। ये लीजिए यहाँ पे आपका एक भी नोड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है देखो, ये वाली स्टेट दी है, इसको भी एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ए पॉजिटिव है आपका, फिर उसके बाद बी भी पॉजिटिव है, सी आपका क्या है देखो निगेटिव है, डी आपका क्या है देखो निगेटिव है, एफ आपका ई क्या है देखो निगेटिव है, और एफ आपका पॉजिटिव है। ये लीजिए तो एक नोड आपकी ये रही यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें भी अगर एक नोड है ना, तो इसका मतलब ये भी कि आपका क्या है सेकंड लेवल को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो गया E4 हो गया। तो इसका सिंपल सा मतलब है यहाँ पे आपका E1 और E4 क्या हो गया, इक्वल हो गया। E1 और E4 आपके इक्वल हो गए, ये लीजिए। और सबसे हाईएस्ट एनर्जी कौन सी है, E2 है, सबसे हाईएस्ट एनर्जी आपकी E2 होगी। ये भी यहाँ से गलत हो गया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। थोड़ा सा क्लमजी हो गया था इस फोर्थ ऑप्शन की वजह से। यहाँ पे एक्चुअल में क्या आपका नोट कुछ इस तरीके से जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको 2 बार साइन चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इसे कई बार दो नोट से कंफ्यूज कर सकते थे, लेकिन उसने क्लैरिटी देने के लिए यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, ठीक है। अब बढ़ रहा हूँ यहाँ पे आगे की ओर। ओके, ये रहा आपका अगला सवाल। देखिए गेट 2025 का, इसमें आपसे बोल रहा है रिजिड रोटर वेव फंक्शन आर गिवन बाई, ये है आपका जो आपका क्या होता है यहाँ पे स्पेरिकल पार्ट होता है, ठीक है, वाइन जीरो, और ये आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कुल मिला के ये आ गया, ठीक है। आपसे बोल रहा है फॉर अ नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ ट्रांजिशन डाइपोल मोमेंट इंटीग्रल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन दिस स्टेट टू दिस स्टेट। अब देखो TMI अगर आपको कभी भी निकालना है, ट्रांजिशन मूवमेंट इंटीग्रल कभी भी निकालना, तो इसका मतलब क्या होता है आपका, जिस स्टेट से आपको ट्रांजिशन करनी है, ठीक है। ये लीजिए जैसे मैं इसको लिख लेता हूँ साई आपका 2 0, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डाइपोल ऑपरेटर, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा साई 1 0, ये लीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए डाइपोल एक्चुअल में क्या होता है आपका, ये होता है आपका वेक्टर सम होता है इसका जेड कंपोनेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे के प्लस म्यू वाई जे कंपोनेंट प्लस यहाँ पे आपका म्यू एक्स, ये इसका आई कंपोनेंट, ठीक है। इससे हमें मतलब वैसे ज़्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का म्यू एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे 0 हो गया। अब अगर ऑपरेटर ही 0 है तो इसका ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये पूरा इंटीग्रल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका तो सीधा सा आंसर क्या था यहाँ पे 0 था, ठीक है। कई बार क्या आया था भाई यहाँ पे, अगर नॉन पोलर के लिए आया था ना, तो उस केस में आपको यहाँ पे इसका म्यू जेड कंपोनेंट निकालना पड़ता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे से ये तो आपके ऑलवेज क्या होते हैं यहाँ पे नॉन जीरो ही होते हैं, हमें जेड डायरेक्शन में ट्रांजिशन देखनी होती है इस केस में। तो म्यू जेड को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखो जो डाइपोल इंटीग्रल होता है वो होता है Q इंटू आर, ठीक है। Q है आपका चार्ज जो कि जनरली कांस्टेंट होता है, और R आपका यहाँ पे डिस्टेंस है। R को आप क्या लिखते हो इस केस में, यहाँ पे आप लिख लोगे इसे सॉरी Q इंटू जेड लिखते हो ना, जेड के अलॉन्ग डिस्टेंस, इसको आप लिखते हो यहाँ पे R cos थीटा, R cos थीटा, ठीक है। तो R cos थीटा लिखोगे तो यहाँ पे से आपका फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे, इंटीग्रेशन करना है सिंपल सा। इंटीग्रेशन करके यहाँ पे आपकी ये ट्रांजिशन मतलब फिर उस केस में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर ये नॉन यहाँ पे क्या होगा नॉन जीरो, इसका क्या आएगा यहाँ पे डाइपोल मोमेंट आएगा। तो उस केस में आप इसको यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। इससे आपका जेड के करस्पॉन्डिंग आएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे फिर म्यू
वाई का भी निकालोगे, ये आपका म्यू जेड था, ठीक है। फिर आप वहाँ पे म्यू वाई का भी निकालोगे, क्या होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, और म्यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका आर साइन थीटा साइन फाई। इनको भी रख के आप फिर धीरे धीरे यहाँ पे निकालोगे, ठीक है। तीनों का सम करोगे तो आपका टोटल ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल यहाँ से निकल आएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोला कंसीडर टू नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल कन्फाइंड इन अ 1D बॉक्स। आपसे क्या बोल रहा है भाई, दो नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल, मतलब उनका एक दूसरे से यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। मतलब नॉन इंटरेक्टिंग मतलब ये होता है ना कि वो बॉक्स में दोनों पार्टिकल क्या कर रहे हैं, इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि वो दो डिफरेंट बॉक्सेस में, आप ऐसा समझ लीजिए, एक जैसे दो डिफरेंट बॉक्सेस में, ठीक है। उनका एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपसे बोल रहा है। अब वही इनफाइनाइट पोटेंशियल बैरियर, मतलब दोनों ओर क्या है भाई आपका, ये कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू इन्फिनिटी, जो हम केस जनरली पढ़ते हैं, v इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये लीजिए, द वेव फंक्शंस आर साई वन एंड साई टू एंड एनर्जीज आर E1 एंड E2 रिस्पेक्टिवली। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस सिस्टम इज। अब देखो भाई यहाँ पे मैं इस ओवरऑल सिस्टम का, जहाँ पे आपके दो पार्टिकल हैं, इस ओवरऑल सिस्टम का यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ कि एक वेव फंक्शन रहा होगा साई 1 2, ठीक है। ये लीजिए, अब आप जानते हो भाई ये दोनों पार्टिकल अगर नॉन इंटरेक्टिंग है ना, तो आप क्या बोल दोगे, इनको आप यहाँ पे क्या कर दोगे, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अलग कर दोगे, क्योंकि इनका एक दूसरे के साथ कोई इंटीग्रल वो नहीं है। यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, एक दूसरे के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, जिस वजह से सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको एक और चीज़ दे रखी है कि यहाँ पे इस ओवरऑल के साथ, मतलब इस पूरे का हम हैमिल्टोनियन एच ले लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे से मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो एच साई वन एच वन साई वन, सॉरी एच साई वन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से आपका E1 साई वन आ जाएगा, और एच साई टू इक्वल टू क्या आ जाएगा, E2 साई टू आ जाएगा। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है आपकी वो E1 है, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो आपकी E2 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिकली चलना है। देखिए साई वन साई टू, ठीक है। ये लीजिए, अब यहाँ पे से देखिए ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे एक बारी में आपको क्या करना है, अब देखिए साई वन आपका बाहर आ जाएगा, तो ये किस पे लगेगा, देखिए साई टू पे लगेगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है आपका, साई टू बाहर आ जाए, मतलब हो सकता है क्या, ये नॉर्मल आपकी मैथमेटिक्स है। इसके बाद यहाँ पे एच किस पे लग जाए, यहाँ पे साई वन पे लग जाए, ये लीजिए, ठीक है। अब आप जानते हो भाई ये क्या है आपका, यहाँ पे से ही क्या आ गया आपका, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ से आपकी E1 सॉरी E2, यह हो जाएगा आपका साई टू, ये लीजिए E2 साई टू लिख देता हूँ ना इसमें, साई टू, ठीक है। और यहाँ पे से ये आपका साई टू तो बाहर है ही, यहाँ पे से आपका क्या आ जाएगा E1 साई वन, ठीक है। ये अरे साई वन, अब आप यहाँ पे से क्या बोलोगे, E2 प्लस E1, यहाँ पे से ये आपने क्या ले लिया, कॉमन बाहर ले लिया, साई वन साई टू लिख दो, साई वन साई टू साई वन लिख दो, आपकी मर्जी है। और अभी आपने पढ़ा है कि ये किसके इक्वल है, देखिए हमने यहाँ पे से क्या रखा है, E2 साई वन इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, साई वन टू आ गया। तो ओवरऑल सिस्टम की जो एनर्जी आई आपकी, देखिए आपने हैमिल्टोनियन किस पे लगाया था, हैमिल्टोनियन आपने इस प्रोडक्ट पे लगाया था। प्रोडक्ट मतलब क्या आपका एक्चुअल में यही है, यहाँ पे से आपका क्या है, साई 1,2 इक्वल टू आपका ये आ गया। तो यहाँ पे से आपका देखिए आइगन वैल्यू इक्वेशन और एनर्जी क्या आ गई, यहाँ से E1 प्लस E2 आ गई। तो इसका मतलब एनर्जी आपकी E1 E2 होगी। फंक्शन आपका मल्टीप्लिकेटिव है, क्योंकि अपने यहाँ पे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल किया है, ठीक है। तो ये आपका बी वाला गलत हो गया, फिर ये भी आपका गलत हो गया, ये वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। सॉरी ये आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज करेक्ट।
ये लीजिए, तो आपसे इनकरेक्ट वाले पूछे, बी और सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल, इसमें आपसे बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। अब ध्यान से देखिए भाई, सबसे पहली चीज अगर आप देखोगे ना, आपसे यहाँ पे ए वाले में दो में ट्रू बोला है, दो में फॉल्स बोला। अगर आप ए कर लोगे तो दो ऑप्शन तो आपके यहाँ से निकल जाएंगे। ये बोल रहा है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी सॉल्व एग्जैक्टली फॉर बी टू प्लस। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए क्या होती है, एग्जैक्टली सॉल्वेबल होते हैं, बाकियों के लिए यहाँ पे एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं है। अब देखो बेरिलियम 3+ होता तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता तो इसके लिए एग्जैक्टली सॉल्वेबल होती, लेकिन बेरिलियम 2+ में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके लिए यहाँ पे एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं होगी। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपके गलत हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद बोला फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो देखो यहाँ पे दो के दो ट्रू दे रखे हैं, तो दूसरा तो हमें देखने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन स्टिल हम इसको यहाँ पे देख सकते हैं। पार्टिकल कन्फाइंड इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स विद इन फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर द ट्रायल वेव फंक्शन फाई इक्वल टू, ये कांस्टेंट है और इसके पीछे एक्स लिखा है, इज नॉट एन एक्सेप्टेबल ट्रायल फंक्शन। बिल्कुल सही बात है भाई, ट्रायल वेव फंक्शन होने के लिए आपका वो जो हमारी 3-4 कंडीशंस थी उनको फॉलो करना चाहिए कि यार सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल वैल्यूड है ये बिल्कुल, ठीक है। उसके अलावा कंटिन्यूस होना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूस भी है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है आपकी। उसके अलावा यहाँ पे क्या है, ये ना बाउंड्री कंडीशंस को आपको फॉलो नहीं कर रहा। बाउंड्री कंडीशन क्या होती है कि आपका फंक्शन बाउंड्री पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन ये क्या है वाई इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है, तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है। अभी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे बाउंड्री पे इसे जीरो होना चाहिए था, जबकि ये यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, तो ये स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पे आपका फॉल्स है। अच्छा, नॉट एन एक्सेप्टेबल बोल रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपका यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ट्रू, नॉट एक्सेप्टेबल है ना, तो यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। ये लीजिए दोनों में ट्रू दिया है। अब तीसरा वाला भी तीनों में ट्रू दिया, तीसरा वाला भी यहाँ पे सही होगा। इसका मतलब वेव फंक्शन फॉर अ सिस्टम ऑफ फर्मियन मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सचेंज ऑफ टू फर्मियन इन अ सिस्टम। ये सही बात है, क्योंकि देखो भाई, अगर आपका सपोज करो कोई वेव फंक्शन है जिसमें बहुत सारे यहाँ पे क्या आपके x1 x2 लगे हुए, मैं यहाँ पे i ले लेता हूँ और xi+1 ले लेता हूँ, ठीक है। आपने एक ये सिस्टम माना, आप जब इस पे परमुटेशन ऑपरेटर लगाते हो ना, परमुटेशन ऑपरेटर लगाया आपने साई एक्स आई और xi+1 पे, तो यहाँ पे होगा क्या, परमुटेशन से होता क्या, परमुटेशन ऑपरेटर का काम होता है इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देना। तो ये क्या कर देगा साई, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ इन दोनों पे हम लगा रहे हैं, तो i+1 आपका, ये कॉमा है बीच में, i+1 आपका आगे आ जाएगा और xi आपका पीछे चला जाएगा। ये लीजिए, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये फंक्शन आपका बदल गया है। पहले केस में क्या था, i आपका आगे था, i+1 आपका पीछे था। इस केस में i+1 आगे आ गया, i पीछे चले गया। इसका मतलब ये तो आपकी कोई आइगन वैल्यू इक्वेशन हुई नहीं। तो इसके बाद आप क्या बोलोगे कि जनाब यहाँ पे तो हमें आइगन वैल्यू इक्वेशन मिल नहीं पाई यार, ये तो आपका कुछ ऐसा आ गया। फिर हम इसके बाद एक बार और परमुटेशन ऑपरेटर लगाएंगे, तो अब क्या होगा, फिर से परमुटेशन में ये आपका इधर जाएगा, ये आपका इधर आएगा, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा साई xi+1। तो यहाँ पे से आपका परमुटेशन ऑपरेटर की वैल्यू क्या आ गई, p² की वैल्यू यहाँ से आ गई 1, और जब आप p की वैल्यू निकालोगे तो एक हो जाएगा आपका +1, एक हो जाएगा आपका -1। तो जिनके लिए +1 आती है इन्हें बोला जाता है बोसोन्स, और जिनके लिए -1 आती है इनको बोला जाता है फर्मियंस। तो यहाँ पे ये यही चीज़ बोल रहा है कि वेव फंक्शन फॉर सिस्टम ऑफ फर्मियंस मस्ट बी एंटीसिमेट्रिक। तो यही यहाँ पे क्या होता है, ये एंटीसिमेट्रिक होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, यहाँ पे सी वाला भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ट्रू स्टेटमेंट। फिर उसके बाद बोल रहा है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कैन बी यूज टू सेपरेट वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। बिल्कुल ये स्टेटमेंट आपका क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट है। क्यों, बॉर्न ओपेनहाइमर प्रिंसिपल आपका बोलता क्या है, बॉर्न ओपेनहाइमर प्रिंसिपल आपका रोटेशनल नहीं, न्यूक्लियर मोशन और इलेक्ट्रॉनिक मोशन की बात करता है। वो बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन इतना फास्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर सो फास्ट दैट वहाँ पे न्यूक्लियर मोशन क्या होता है, बहुत स्लगिश होता है, वो मूव भी नहीं कर पाता है कि वहाँ पे आपकी ट्रांजिशन हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर मोशन। तो न्यूक्लियर हम उन दोनों को क्या मान लेते हैं, वहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं इस चक्कर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, अब साई को क्या बोलते हो, साई इलेक्ट्रॉनिक अलग हो गया, साई न्यूक्लियर अलग हो गया। ये है आपका बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। इसका न्यूक्लियर मोशन में ही आपकी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि आपका ट्रांसलेशनल हो गया,
ठीक है। जैसे कि आपका क्या हो गया भाई, यहाँ पे आपका वो क्या बोलते हैं, रोटेशनल हो गया, इसके बाद यहाँ पे आपका वाइब्रेशनल हो गया। इनको फिर फर्दर से मतलब हम सेपरेट किस बेसिस पे करते हैं, यहाँ पे हम रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन मानते हैं। रिजिड रोटर मतलब जो आपका रोटर है वो रिजिड है, उसमें कोई आपकी क्या नहीं हो रही, यहाँ पे वाइब्रेशन नहीं हो रही, तो ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे क्या है, रिजिड रोटर अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, इस अप्रोक्सीमेशन के तहत, या आप इसे क्या मानोगे यहाँ पे, हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लोगे। हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्रोक्सीमेशन के अंडर आप क्या बोलते हो कि ये मोशन यहाँ पे क्या अलग अलग है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ठीक है, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोशन को सेपरेट करता है किससे, यहाँ पे न्यूक्लियर मोशन से। दैट्स इट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आर सो फास्ट दैट न्यूक्लियर मोशन वहाँ पे होता ही नहीं है। ये आपसे क्या मतलब बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो ये आपसे क्या बोलता है यहाँ पे, बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन बोलता है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स हो गया। फॉल्स के बेसिस पे यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट, नहीं किया जाता, फॉल्स। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है वेव फंक्शन एंड एनर्जीज फॉर अ पार्टिकल कन्फाइंड इन अ क्यूबिक बॉक्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। मतलब एक्चुअल में कैसा क्वेश्चन है जो हमें समझ में नहीं आता, ये उस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोल रहा है वेव फंक्शन एंड एनर्जीज ऑफ अ पार्टिकल कन्फाइंड इन अ क्यूबिकल बॉक्स इज गिवन बाय दिस एंड दिस। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है रिस्पेक्टिवली। द फंक्शंस 5 1 5 2 5 5 3 5 4, यहाँ पे 4 फंक्शन लिखे हैं जो कि लीनियर कॉम्बिनेशन है साई के। ठीक है, तो बोल रहा है अमंग दीज फंक्शंस द आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिश क्या बोल रहा है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर दिस पार्टिकल इज आर। तो देखिए, अमंग दीज फंक्शन द आइगन फंक्शंस ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर फॉर दिस पार्टिकल इज आर। अब देखो इसका मतलब क्या, आपको यहाँ पे चारों पे क्या लगा देना है, हैमिल्टोनियन लगा देना है। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे हैमिल्टोनियन लगाओगे तो आपको पता है भाई, पहले केस में आपकी यहाँ पे एनर्जी क्या आएगी, देखो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 1। ठीक है, ये आपकी एनर्जी आ गई, और पीछे आपका वेव फंक्शन। इस पूरे को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ साई 141 को, इसको मैं जाई 141 बोल देता हूँ। इसमें आगे का आपका ये टर्म भी आ गया। ठीक है, ये लीजिए। फिर उसके बाद देखो दूसरा टर्म क्या आएगा आपका, यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 9, और इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल में। मैं इसका आगे का कॉफिशिएंट नहीं लिख रहा हूँ, माइनस वाला 2 2 3। ठीक है, ये लीजिए। अब जब आप देखोगे यहाँ पे आपने H5 तो लगाया, लेकिन आपको मिला क्या यहाँ पे, ये मिल गया आपको 18 जाई 141। ये आपको मिल गया यहाँ पे 9 और 9 9 और 4 9 और 4 9 4 13 और 17 साई 2 2 3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना पहले केस में, ये टर्म आप अब यहाँ से आप कॉमन नहीं ले सकते बाहर। जिससे कि अगर सपोज करो ये आपका क्या आता है यहाँ पे, ये भी आपका 18 आया था, ये भी आपका 18 आया था, तो उस केस में आप क्या करते हैं 18 बाहर कॉमन ले लेते, और यहाँ पे आपका जाई 141, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले जाई 141 को छोटा जाई डिवाइड बाई 2 ये माना हुआ है। ठीक है, ये देखो मैंने इस बड़े को इस पूरे टर्म को मैंने क्या मान लिया था, ये बड़ा मान लिया था। इसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या आया था, माइनस 1/√2 साई 2 2 3 ये आया था। लेकिन ये आता कब, जब ये दोनों वैल्यूज जो होती यहाँ पे की इक्वल आती, यहाँ पे आ नहीं रही है। इसका मतलब ये तो यहाँ पे इसका आइगन फंक्शन है नहीं, तो पहला वाला आपका क्या हो गया, 5 1 आपका गलत हो गया, 5 1 इज रॉन्ग। ठीक है, अब एक बार यही चीज आप 5 2 के लिए, अब सिंपल आप एनर्जी चेक कर लो, जिसमें एनर्जी सेम आ जाएंगी ना, जिसमें एनर्जी सेम आ जाएंगी तो वहाँ पे एनर्जी कॉमन निकल के बाहर आ जाएगी। कॉमन निकल के बाहर आ गई तो आपका अंदर फाई क्या हो जाएगा आपका, मतलब ये इक्वेशन आपकी यहाँ पे फॉलो हो जाएगी, ई एच फाई इक्वल टू ई फाई, ये इक्वेशन आपको फॉलो करनी है। अब देखो भाई, आपको पता है यहाँ पे फाई क्या है आपका, 2 जाई और जाई 1 का यहाँ पे क्या है, सम्मेशन है। तो जब इनकी एनर्जीज यहाँ पे सेम होंगी, आप इन दोनों को बाहर ले लोगे ऐसे, और अंदर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, इसको या 0, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रंगीन बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए ये कोई वैल्यू है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगी, फिर एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, आइगन वैल्यू इक्वेशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगी। यही आपसे बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि किस में ये आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करेगा।
अब देखो भाई आप यहाँ पे एनर्जी निकाल लीजिए, जिसमें एनर्जी दोनों ओर सेम आ जाएगी। जैसे ये है देखो 1 25 1, तो ये हो गया आपका 27, 3 3 3 9 9 9 27, ठीक है। तो ये बी वाला तो आपका क्या होगा यहाँ पे, ये राइट आंसर होगा। पहले वाले में आपका क्या आया था, इधर आपका 18 आ गया था, इधर आपका 17 आ गया, तो कॉमन निकल नहीं पाया, जिसकी वजह से आपकी आइगन वैल्यू इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो पाई। फिर यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 1 + 9 + 8 × 8 = 64, ये वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 74 के अप्रॉक्स, और यहाँ पे ये कितनी आ गई 9 + 64, तो ये भी आपका क्या हो गया यहाँ से, हाँ ये भी आपका सही हो गया, साई 3। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे क्या है देखो, साई 4 में आपका क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आपका आ रहा है 9 + 9 + 1, यहाँ पे आपका क्या आ गया देखो 4 + 16 + 1, 9 9 18 और 1 19, ये हो गया आपका 21। तो ये अगेन आपका यहाँ पे क्या हो गया, साई 4 गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी क्या हो जाएंगे, इसके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है इफ a particle's state function is an eigen function of operator L square with eigen value 30। अब देखिए, तो आपसे बोल रहा है कि देन पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ LZ स्क्वायर फॉर द सेम। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि L स्क्वायर का आपका फंक्शन जब भी लगता है तो वहाँ पर आइगन वैल्यू क्या आती है आपकी, L स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर बोलो, L + 1 h कट स्क्वायर, ये आपका निकल के आता है, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग अभी हमने देखा तो जो LZ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है यहाँ पे m h कट, और यहाँ पे आपका ये होती है, ठीक है। तो LZ स्क्वायर की वैल्यू क्या थी आपकी m स्क्वायर h कट स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है भाई यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको 30 दे रखी है, ये लीजिए 30, ठीक है। 30 h कट स्क्वायर दे रखी है यहाँ पे आपको L स्क्वायर की वैल्यू, ये लीजिए L + 1 और h कट स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपकी अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, देखिए L स्क्वायर + L - 30 = 0। तो यहाँ से L की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, -b यानी कि -1 ± b स्क्वायर -4ac यानी कि प्लस 4 × 12 120 / 2। L आपका पॉजिटिव टर्म होता है, L कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपने पढ़ा होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है भाई, 0 से आगे को यहाँ पे बढ़ता है और n-1 तक ये जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, प्लस वाला टर्म यहाँ से ले लो, ये हो गया 121 यानी कि √11/2, यानी कि हो गया आपका 10/2 यानी कि 5। L की वैल्यू आपकी 5 होगी। अब हमें यहाँ पे M की वैल्यू चाहिए। अब देखो L एक बार आपका निकल गया ना, तो यहाँ से आपको M की वैल्यू कैसे पता लगती है, देखो यहाँ पे M क्या होता है, यहाँ पे -L से +L तक यहाँ पे वेरी करता है, यानी कि ये 5 है तो M की वैल्यू पॉसिबल क्या होंगी, -5 -4 -3 -2 -1 मतलब 0, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको M स्क्वायर H स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए M स्क्वायर अगर आप 5 या -5 रखोगे तो ये 25 H स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब आप 4 रखोगे तो ये 16 आ जाएगा, जब आप 3 रखोगे तो ये 9 आ जाएगा, जब आप 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, जब आप 1 रखोगे तो ये 1 आ जाएगा, जब आप 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर में कौन कौन सा नंबर है, 10 वाला गलत हो गया, ठीक है। 16 H स्क्वायर इज राइट आंसर। कब आएगा, जब आप यहाँ पे -4 या 4 M की वैल्यू रखोगे, ठीक है। उसके बाद 25 इज ऑल्सो राइट आंसर, +5 -5 के लिए ये लीजिए, और 0 इज ऑल्सो राइट फॉर 0, दैट्स वाई ये डी वाला भी आपका क्या है यहाँ से करेक्ट आंसर है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब मैं बढ़ रहा हूँ अगले क्वेश्चन की ओर को। ये रहा भाई आपका अगला सवाल। इसमें आपसे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E एंड अ प्रोटोन P आर E एंड 3E रिस्पेक्टिवली, गिवन दैट मास ऑफ प्रोटोन इज इतना टाइम्स। देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा दे रखा है, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की बात है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ प्रोटोन इक्वल टू E/3E, ये आपका हो गया यहाँ पे 1/3। फिर इसके बाद आपको दे रखा है मास ऑफ प्रोटोन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पे 1836
ये लो भाई, खेल हो गया। बस इसके बाद आपसे क्या पूछ लिया यहाँ पे, लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा पी, लैम्डा ई बाय लैम्डा पी आपसे पूछ लिया। अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है भाई यहाँ पे, एच अपॉन मोमेंटम, ये लीजिए, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है आपका, हाफ एम वी स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैंने इसको मोमेंटम के टर्म में लिख रहा हूँ, इसलिए मैं ऊपर भी मास से इंटू कर देता हूँ, नीचे भी मास से इंटू कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड बाई एम। और इसी को अगर मैं थोड़ा और लिखूँ, हाफ ये हो जाएगा एम वी का होल स्क्वायर डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे एम, ठीक है। इतनी चीज़ आप यहाँ से समझ गए होगे। अब देखो मोमेंटम का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, रो पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली इसको, मास का यहाँ पे मोमेंटम मतलब ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, जिसको मैं आप डायरेक्टली यहाँ पे एनर्जी लिखने वाला हूँ। एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय एम, ये लीजिए। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको पता है लैम्डा इक्वल टू यहाँ से क्या होगा आपका, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से आपका, देखिए एच डिवाइड बाई पी स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल पी, सॉरी 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 सॉरी, पी स्क्वायर नहीं ना, इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना है, ये पी है, ठीक है। इस पी की जगह पे, अरे यार हटाओ चलो हट। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा था लैम्डा इक्वल टू क्या होता है आपका, एच अपॉन पी, ठीक है। इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ। आप देखो ये पी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली है, ठीक है। पी की वैल्यू हमने क्या निकाली यहाँ पे, एनर्जी के टर्म में, क्योंकि हमें एनर्जी और मास का ही रेशियो दे रखा, तो हम यहाँ पे एनर्जी और मास लिख लेते हैं, एनर्जी, ठीक है, इंटू 2 MB में इधर ले गया, और ये आपका रूट में आ गया, इक्वल टू पी हो गया। जब आप इस इक्वेशन को यहाँ पे से देखोगे, देखो इसको आप इधर ले गए, फिर आपने रूट पहना दिया इसे, तो यहाँ पे से आप देखो इस पी की जगह पे आप ये वैल्यू रखो, यहाँ पे अंडर रूट 2ME आ गया, ये लीजिए। तो इसके बाद आपको यहाँ पे से ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो लैम्डा है भाई यहाँ से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे अंडर रूट ऑफ मास इंटू एनर्जी के, ठीक है। अब आपको निकालना है क्या, लैम्डा ऑफ ई डिवाइड बाय लैम्डा ऑफ पी, ठीक है, यही तो निकालना है आपको, यस, लैम्डा ऑफ ई बाई लैम्डा ऑफ पी। तो यहाँ पे से आप क्या बोलोगे, दिस इज इक्वल टू, जो नीचे है उसका मास ऊपर आ गया, मास ऑफ पी इंटू एनर्जी ऑफ पी, फिर जो नीचे है उसका क्या आ जाएगा, जो ऊपर है उसकी मास नीचे और एनर्जी भी उसकी नीचे, ये लीजिए। तो यहाँ पे से ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि ये जो रेशियो है आपका वो क्या है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेशियो के इक्वल है। जब आप देखोगे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 1836 दिया हुआ है, और ये रेशियो आपको यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो आप इसे जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पे से, अब मैं इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ। ये है भाई आपका 1800 अंडर रूट में है, 1 सेकेंड, अंडर रूट में 1836 गुणा 3, 1836 गुणा 3, 5 5 ये 8, हाँ तो ये आ गया आपका 74.2, 74.2 क्या आ गया भाई इसका, यहाँ पे राइट आंसर आ गया। तो ये रेशियो आपका क्या होगा, 74.2 के इक्वल यहाँ पे होता हुआ आपको दिखेगा। ओके तो यहाँ पे आपके क्या है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके क्वांटम के करा दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी होती है तो आप यहाँ पे मुझे कभी भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इनके क्वेरीज भेज सकते हो, ठीक है। मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, किसी कंसेप्चुअल ट्रिकी टॉपिक के साथ। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।